बाजार में है आज कमजोरी के साथ उतार चढ़ाव का माहौल। ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी। अब बड़ा सवाल है कि हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में कहां होंगे बंद बाजार और क्लोजिंग बेसिस पर क्या कुछ खतरों के संकेत है या फिर हम एक खराब क्लोजिंग से बच पाएंगे। क्या करें बचे हुए 1.5 घंटे में, क्या हो स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते की रहेगा फोकस, इस पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानते हैं अनिल जी से कि आने वाले 1.5 घंटे में बाजार पर आपको क्या रणनीति बनानी है और अगले हफ्ते के लिए क्या करनी है तैयारी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। लगातार तीसरे दिन बाजारों में कमजोरी का माहौल है। हैट्रिक होती दिख रही है कमजोरी की और लगभग 100 अंक फिसल कर निफ्टी इस वक्त 15,600 के करीब है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी आती हुई दिखी, लेकिन उसके बावजूद 100 अंकों का नुकसान आपको इस वक्त नजर आएगा। निफ्टी बैंक भी करीबन 400 अंक नीचे 34,200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और सभी सेक्टर्स दबाव में और सबसे ज्यादा लीडरशिप कमजोरी की आती दिख रही है। मेटल शेयरों से दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी का असर मेटल इंडेक्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लगातार चौथे दिन मेटल इंडेक्स नीचे है, इनफैक्ट लगातार 5वें दिन नीचे है मेटल इंडेक्स। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे इंडेक्स आज जो बिकवाली है चौतरफा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 2 से 3% नीचे है। उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट में तेज बिकवाली का माहौल होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स दिन के निचले स्तरों के आसपास है, यानी कि अमेरिका से भी संकेत कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका के बाजार कमजोर है और उसके बावजूद अमेरिका में अभी कोई सुधार के संकेत नहीं। हालांकि थोड़ी रिकवरी होकर अब अमेरिकी फ्यूचर्स फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं दिन के निचले स्तरों के पास है, लेकिन है सपाट। यूरोप 1/4 से आधा % कमजोर है। तो ये है अब तक की बड़ी बातें। दीप, बिल्कुल सर, कमजोरी का मूड माहौल बना हुआ है, बट 2 बार निफ्टी रिकवरी दिखा चुका है। अभी 12:30 बजे के आसपास रिकवरी हुई थी, वापस 15,600 के ऊपर आया था और अभी फिर से थोड़ी रिकवरी हो रही है। हालांकि इंट्राडे में जो आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कहे थे सर, 15,575 निफ्टी के लिए और 34,400 बैंक निफ्टी के लिए, वो दोनों के नीचे गए। बैंक निफ्टी तो अभी भी उस लेवल के नीचे ही है। तो किस तरह से समझें एक्शन को? रिकवरी पर भी हम सेलिंग देख रहे हैं, पर गिरावट पर रिकवरी भी देख रहे हैं, तो दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं सर। दीप देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी आपके सामने लेवल्स हैं दोनों तरीके से आपको देखना होता है। इंट्राडे के लिए अगर आप देखिए 15,575 का आपका स्टॉप लॉस है, तो वहां से 125 पॉइंट निफ्टी नीचे जाकर फिर रिकवर हुआ है। इंट्राडे में 34,400 का अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो बैंक निफ्टी वहां से 500 अंक लुढ़का है, उसके बाद रिकवर हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर देखना है कि क्या 15,575 को होल्ड कर पाते हैं। अगर 15,575 क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड हो पाता है तो हम उतने बुरे नहीं हैं। कमजोर तो है, इसमें तो हमें कोई आके बताए जरूरत नहीं, हमें खुद को पता है, दिख ही रहा है, स्क्रीन दिख रही है जिस तरह का रुझान है कि हाँ भाई कमजोरी है। लेकिन क्या 15,575 को क्लोजिंग बेसिस पर आप होल्ड कर पाते हैं? अब वैसे देखा जाए तो वहां से 50-60 पॉइंट आप ऊपर हैं, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी आज है उसको देखते हुए अभी भी थोड़ा इंतजार करेंगे। डेटा में देख रहा हूं 15,600 और 15,700 के आसपास डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बनते हुए दिखे, और जो ये अभी आखिरी 1.5 घंटे में 15,600 के ऊपर आया है, ये इंटरेस्टिंग मूव दिख रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, तो थोड़ी देर में हम डेटा देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई में यहां से बाजार के लिए और आगे कुछ होता हुआ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर ये है आपके लिए रुझान। तो ओवरऑल एक चीज अच्छी हुई है आज के बाजार में, ये कि काफी कुछ पोजीशंस हल्की हो चुकी हैं, न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि कैश मार्केट में भी। आज जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 से 3% टूटे हैं, आप ये कह सकते हैं कि पहली बार ढंग की 14,500 से लेकर 15,900 1400 पॉइंट की निफ्टी की यात्रा 10% की जो नॉन स्टॉप रही है, उसमें पहला साइजेबल करेक्शन आज आया। ढंग का करेक्शन जिसमें लोगों को वाकई में डर लगे और लोग वाकई में ये सोचे कि क्या मुझे अपनी पोजीशन हल्की करनी है। वैसा साइजेबल करेक्शन ब्रॉडर मार्केट में न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पहली बार आज आपको देखने को मिला है। तो इस करेक्शन के बाद डेटा किस तरह के बनते हैं ये सोमवार के लिए काफी अहम होगा, लेकिन अच्छी बात है, हेल्दी करेक्शन है। और अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर आप वो दोनों लेवल को होल्ड कर पाते हैं तो बहुत चिंता की बात नहीं है, अभी भी आप सेफ हैं। तो देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटा मेरे लिए तैयार हो रहे हैं दीप, और वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के वक्त डेटा ज्यादा बनते हैं, और खासतौर से इस तरह का वातावरण हो जब वोलेटिलिटी काफी हो, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा हो, तो ऑप्शंस में डेटा काफी मजबूत बनते हैं। उसका भी विश्लेषण करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। मैं फाइनल टच दे रहा हूं उसे, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी हो सकता है हम थोड़ा जल्दी ही कर लें आज। बिल्कुल सर, तो आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार है। और क्लोजिंग लेवल्स पर जो आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स करे थे
फिलहाल निफ्टी तो उसे डिफेंड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी उस लेवल के आसपास ही है, निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है। और रुपए पर नजर डालिए सर, निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी रुपए में आती हुई दिख रही है। आज सुबह हम देख रहे थे 74.10 पर रुपया खुला था, तो वहां से देखें तो 20 पैसे की रिकवरी आपको रुपए में भी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सहारा बाजार को निचले स्तर से रुपए भी मिल रहा है, बल्कि अगर आप देखें तो 40 पैसे की रिकवरी निचले स्तरों पर से आती हुई दिख रही है रुपए में इस समय। तो वहां पर भी थोड़े अब रिकवरी के संकेत हैं। कल ऑफकोर्स हमने भारी गिरावट देखी थी जहां तक रुपए का सवाल है। आइए आपको बता देते हैं आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी, वरुण दोनों हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज वायदा बाजार की कंपनी जीएमआर इंफ्रा के नंबर पर फोकस है। साथ ही बाजार बंद होने के बाद सेंसेक्स में बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील शामिल होगा, ओएनजीसी बाहर होता हुआ दिखेगा। वहीं फुटसी ग्लोबल इंडेक्स में भी आज क्लोजिंग से बदलाव लागू होते हुए हम देखेंगे। बदलाव ग्लैंड फार्मा लार्ज कैप में शामिल होगा, आईआरएफसी मिड कैप में शामिल होता हुआ दिखेगा। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एलएनटी, एशियन पेंट्स, टीसीएस समेत 40 ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वेटेज में बढ़त होती हुई दिखेगी। बीएमएल निजीकरण पर चर्चा करने के लिए आईएमजी की बैठक है, इस पर हमारी नजर है। कल यानी कि शनिवार के दिन निफ्टी स्पेस की कंपनी एनटीपीसी के तिमाही नंबर्स आते हुए दिखेंगे। सोमवार के दिन यानी कि 21 जून के दिन वायदा बाजार की कंपनी इन्फो एज के नंबर्स आते दिखेंगे। सेंसेक्स और बीएससी इंडिसेस में बदलाव जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है जहां पर एडिशनल टायर T1 कैपिटल रेजिंग को लेकर चर्चा होती हुई दिखेगी। साथ ही 21 जून यानी कि सोमवार के दिन 21 जून से लेकर 21 जून यानी सोमवार से 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का प्रावधान भी शुरू हो जाएगा। तो इस पर भी है एक बड़ी इवेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और 21 जून से ये लागू होता हुआ दिखेगा। 21 जून के दिन ही सोमवार को इंटरनेशनल योगा डे भी है और एक्स डेट इन्फो एज की है 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्री 17 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट होगी 21 जून। तो ये तमाम ट्रिगर सोमवार तक के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखना है नजर। आइए वरुण से भी जानते हैं आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। काफी सारी मिड कैप कंपनीज का नतीजा है, सबके सब कैश के, वो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट मुनाफा 66 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ पे आया है। i708 करोड़ से बढ़ के 821 करोड़ पे आया है। मार्जिन 16.7% से बढ़ के 24% पे आया है। मार्केटप्लाई यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 1.2 करोड़ के घाटे के मुकाबले 26 लाख का मुनाफा कंपनी ने किया है। मुनाफा कम है लेकिन मुनाफा किया है, ये एक अच्छी बात है। कामकाजी मुनाफा 3 करोड़ से बढ़ के 4 करोड़, मार्जिन 4.7% से बढ़ के 5% के आसपास आए हैं। आय 61 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ के आसपास आई है। गुजरात फ्लोरो यहाँ रेवेन्यूज जो है 840 करोड़ से घट के 632 करोड़ से बढ़कर 840 करोड़ पे है। मार्जिन 16.7% से 23.2% पे, और मुनाफा जो है कंपनी का 25 करोड़ बढ़ के 110 करोड़ पे। कोकोयो कैमलिन घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 34 लाख के घाटे के मुकाबले इस बार 5 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन 4.4% से बढ़ के 8.5%। पीटी इंजीनियरिंग यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक है, रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े हैं, 112 करोड़ से बढ़ के 170 करोड़। मार्जिन फ्लैट रहे हैं, मुनाफा 1.5 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ पे आया है। पीएसपी प्रोजेक्ट मुनाफा 34 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़, और कंपनी के जो मार्जिन से 11.2% से बढ़ के 12.7% पे आए हैं। आय 456 करोड़ से बढ़ के 501 करोड़ के आसपास आई है। कुछ और खबरें, या वेदांता कुरलोई नॉर्थ कोल माइनिंग का जो ब्लॉक है उसके लिए इस कंपनी ने बोली जीत ली है, ये अपडेट आया है। पॉलीकैप सिल्वेन इनोवेशन लैब, इस कंपनी का अधिग्रहण जो है वो इस कंपनी ने कर लिया है। और सबसे आखिरी में कंज्यूमर रिलेटेड न्यूज़ है कि मुंबई में फिलहाल जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये क्लैरिफिकेशन आया है। ओके, तो ये है आपके लिए फिलहाल एक्शन पूरा। और मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये आया है मुंबई में। तो मतलब नहीं बढ़ेगा, जो फिलहाल नहीं प्रॉपर्टी बढ़ेगा। जिन लोगों के पास है वरुण, अच्छा फिलहाल का मतलब क्या? हाँ। आजकल के मतलब साल 2 साल क्या मतलब, फिलहाल मतलब क्या है? नहीं, जब तक ये कोविड की सिचुएशन नहीं सुधरेगी तब तक इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल जब तक कोविड की सिचुएशन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा। ओके, चलिए ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार के कुछ दिग्गज हैं जो बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अविनाश जी,
राय दीजिए अपनी। 2465 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मजबूत एकदम, क्या करना चाहिए? इनफैक्ट अनिल जी, लीवर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पहले क्वार्टर में थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ को लेके नरमी हो सकती है, बट ओवरऑल पूरे साल का आउटलुक देखें तो मानसून्स अच्छे हैं। हमको लग रहा है रूरल डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी और डेफिनेटली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ डिसअपॉइंट करता है पहले क्वार्टर में, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, तो मौके मिलेंगे इसको थोड़ा सा निचले लेवल में लेने के। और मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी हम रूरल मार्केट से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। हालांकि आज ऐसे बाजार में ये शेयर बढ़ रहे हैं क्योंकि नॉर्मली मार्केट्स में डिफेंसिव कैटेगरी के शेयर जैसे एफएमसीजी, आईटी, ऐसी कंपनीज में एक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा होल्ड करिए, मुझे लग रहा है अब आगे निचले लेवल पे खरीदने के मौके आ सकते हैं। एवरेडी, ये है वो कंपनी जिसके नतीजे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आती हुई, आजकल तो घाटे से मुनाफे में आती कंपनियां, ये उल्टा है, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है। 63 करोड़ के मुकाबले में 443 करोड़ का घाटा, ये तो फिर पक्का कुछ न कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि इतना घाटा हो नहीं सकता। 443 करोड़ का घाटा आया है, 63 करोड़ का मुनाफा था, तो फिर ऐसे में थोड़ा अंदर विस्तार में डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा भाई कि किस वजह से इतना नुकसान हो गया। नुकसान होने की कोई वजह तो होनी चाहिए, तो चलिए देखेंगे थोड़ी देर में कि क्या वजह है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, और इसमें आय का आंकड़ा मैं रख दूं, 273 करोड़ आया है, 224 करोड़ से बढ़ता। आज आय का आंकड़ा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो आय तो बढ़कर आई है। फिर अगर मुनाफा घटा है, और अच्छा ये पूरा साल भर का होना चाहिए, 2240 करोड़ से बढ़कर, और माफ कीजिए 2240 करोड़ बढ़कर आय का आंकड़ा भी हम देख लेते हैं। और फिलहाल जो आया है आंकड़ा ये आपके सामने है इस वक्त, ये है ये है आपके रिजल्ट। 2240 करोड़ से आय बढ़कर 2730 करोड़ आती हुई दिख रही है। ये है एवरेडी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। तो एवरेडी, ये है रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए इस वक्त, इन पर नजर रखिए। एवरेडी, कुणाल जी देखिए 400, दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, चार्ट पर हमने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, और उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे एक हेड एंड शोल्डर छोटा सा बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर, और उसके कारण मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। 300 रुपए से 330 रुपए की 10% की रेंज है जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो इन स्तरों पर सबसे पहले एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 305 के आसपास। 305 के नीचे जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, और ऊपर मजबूती आएगी 320 के ऊपर। तो 305 से 320 के बीच में कुछ ना करें, 320 के ऊपर खरीदारी कराएं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। 320 के ऊपर निकले तो ही करें खरीदारी, फिलहाल करें इंतजार, कुछ ना करें। 630 करोड़ के आसपास वन टाइम कुछ इन्होंने घाटा लिया है, 630 करोड़। तो 630 करोड़ में से 440 करोड़ लिखा तो 190 करोड़, तो ब्रॉडली 190 करोड़ का मुनाफा मानकर चले आप, है ना। तो 190 करोड़ का मुनाफा तो फिर ठीक है, फिर बुरा नहीं है। 190 करोड़ का मुनाफा तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। 63 करोड़ के सामने 190 करोड़ का मुनाफा बढ़िया बोला जाएगा, ये तो अच्छा नंबर है, फिर कहाँ दिक्कत है। अच्छा, खाली घाटे का आंकड़ा देखकर लोग डर गए, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब अच्छा मार्जिन भी 13% से 15% आए तो ये तो सब कुछ ठीक है, नंबर अच्छे है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरेडी के नंबर अच्छे हैं, मार्जिन 15%, 14.25% से बढ़कर, और एक्सेप्शनल आइटम को हटाकर देखेंगे तो मुनाफा आपका बढ़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आय भी बढ़कर आई है, 320 भी हो गया है। अब वापस से एक बार विस्तार से बता दीजिए, 320 के ऊपर टिक जाए कुणाल जी तो क्या करना है? अभी 320 टच करके आया है। अनिल जी देखिए, मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 320 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 320 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा तो आपको यहां 334 तक की, 334 तक की एक स्ट्रेट रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में अनिल जी 320 के ऊपर बाय करना चाहिए। 334, 335 तक के स्तर आएंगे, और यहां फिर एक स्टॉप लॉस रख लेंगे 315 के आसपास। 334 के टारगेट से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए 335 तक का टारगेट आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। ये राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर हुआ है उनमें से एक है फैक्ट। सुमित जी चार्ट्स देखिए। फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल
ट्रावनकोर। ये है वो कंपनी जिसके रिजल्ट्स आए, सरकारी कंपनी, और रिजल्ट्स अच्छे दिखे हैं। आगे अभी नहीं आए, थोड़ी देर पहले होगी। मुनाफा 66 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ आया है। कामकाजी मुनाफा भी 118 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़, मार्जिन 17% वाले 24%। हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट्स अच्छे रहे। बताइए सर। अनिल जी, चार्ट्स भी अच्छे ही है और वैसे भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक वन वे तेजी देखने को मिल रही है, तो मेरे को लग रहा है इफेक्ट के अंदर तेजी में बने रहे। स्टॉक 147 अभी करंट मार्केट प्राइस है। 150 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो 170 से 180 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में फैक्ट में देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 138 140 के आसपास अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, तो वो स्टॉप लॉस होगा और 150 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 170 से 180 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में फैक्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए फैक्ट पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ेंगे आगे और इस वक्त फोकस करते हैं एक स्टॉक पर जहां पर बड़े इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही है। एक तो है नजारा टेक्नोलॉजी, जिसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई और दमदार लिस्टिंग हुई, और उसके बाद दिग्गज ब्रोकरेजेस, विदेशी ब्रोकरेजेस CLSA ने इस पर कवरेज की शुरुआत, और शुरुआत करते ही लो सेल रेटिंग, और वो सेल रेटिंग देते ही देखिए आज स्टॉक है 8% नीचे। क्यों, ऐसा क्या खराब लग रहा है CLSA को नजारा टेक्नोलॉजी में? कुशल बताने के लिए तैयार है, क्योंकि इसलिए जानना भी जरूरी है। IPO को रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला, लिस्टिंग दमदार हुई, उसके बाद और भागा, और जिन लोगों के पास है अब वो जानना समझना चाहते हैं भाई हुआ क्या है। तो कुशल बताइए क्यों CLSA नाराज है? नाराज मतलब क्यों, ऐसा उनको पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल रणजी, और 4-5 बड़े पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहला तो अगर आप देखें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, CLSA एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी का कंपटीशन जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई आगे होने वाला है, क्योंकि भारत में जो मोबाइल गेमिंग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अब उसमें एंटर करने वाले हैं। खासकर अगर आप यहाँ पर जो वो नाम ले रहे हैं जिसमें जियो गेम्स, Dream11, MPL और Paytm फर्स्ट गेम शामिल हैं, तो उनकी तरफ से जो कॉम्पिटिशन आता हुआ नजर आएगा उससे इनकी आय पर हो सकता है कि आगे के लिए असर पड़ता हुआ नजर आए। इनफैक्ट भारतीय मोबाइल गेमिंग मार्केट में जो ई स्पोर्ट्स है, जहां पर इनकी काफ़ी बड़ी पोजीशन है और जो लीडरशिप है, उसमें केवल 10% हिस्सा ही अभी ओवरऑल जो मोबाइल गेमिंग मार्केट में है वो ई स्पोर्ट्स का है। तो अब ये चीज़ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे के लिए CLSA को ये संदेश जा रहा है कि ये ई स्पोर्ट्स एज ए स्पेस, एज ए निश सेगमेंट जो है और ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, और कितना ग्रो कर पाएगा, और ओवरऑल अगर आप मोबाइल गेमिंग मार्केट की बात करें तो उसमें ये कितना शेयर ले पाएगा। तो इसको लेकर आगे देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं बनती हैं। और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी को, CLSA को ये काफ़ी महंगा लग रहा है। खासकर अगर आप देखें तो जो EV बाई सेल्स हैं FY23 की, वो 6x पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं इनके हिसाब से, और साथ ही EV बाई EBITDA जो है वो 29 टाइम्स जो है वैल्यूएशन के लिहाज से ये देख रहे हैं। और एक पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है से इनका 60% रेवेन्यू आता है, और करेंसी रिस्क अफ्रीका में उसको लेकर इनकी थोड़ी सी चिंता है, और साथ ही जो नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई रेगुलेशन चेंज होता है गेमिंग को लेकर तो वो भी एक बड़ा कंसर्न ये हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप शेयर की चाल भी देखेंगे तो जब से लिस्ट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, करीब 0.7-0.8% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और पिछले एक महीने में करीब 5% गिरा है। और आज इस रिपोर्ट की इनिशिएशन के बाद आप देखिए इंट्राडे में करीब 11% की गिरावट नजारा टेक्नोलॉजीज में हमें देखने को मिली है। ओके, ये है आपके लिए नजारा टेक्नोलॉजी। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में रहा है शुरू से, लेकिन आज इस रिपोर्ट के दम पर आज दिखा है करेक्शन, और इस पर करना चाहिए आपको फोकस। ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन इस स्टॉक में, जहां पर कमजोरी का है माहौल। ओके, मजबूती का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कम से कम निफ्टी एक सम्मानजनक क्लोजिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कमजोरी बची है सिर्फ 50 अंकों की। चलिए, अच्छी बात है। कमजोर, डाउन बट नॉट कंप्लीटली आउट, और यही शब्द न सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के लिए लागू होते हैं बल्कि लागू होते हैं अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए भी, जहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक, अदानी एंटरप्राइजेज और साथ ही साथ अदानी पोर्ट, निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी दिखाते हुए। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर करना चाहिए फोकस, और उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, पित्ती इंजीनियरिंग, और इस स्टॉक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, हाल ही में हमारे SIP स्टॉक में की लिस्ट में भी ये स्टॉक शामिल हुआ था। 100 रुपए के आसपास, जहां तक मुझे याद है, हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और इसके रिजल्ट्स आए। रेवेन्यू बढ़ाए 112 करोड़ से 170 करोड़, दमदार। EBITDA बढ़ाए 17 करोड़ से 26 करोड़, मार्जिन मेंटेन किए 16.5% के आसपास, लेकिन मुनाफा 1.5 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़। शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखिए यहां पर आपके लिए इस स्टॉक में। तो जरा इस स्टॉक के भी चार्ट्स देख लिए जाएं, समझ लिए जाएं। बंसल जी, देखिए इसके चार्ट्स पित्ती इंजीनियरिंग के, और दीजिए अपनी राय।
अनिल जी 131 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, एकदम अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश के अंदर है। दिसंबर 2017 के हाईस को तोड़ चुका है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। और कभी गिरावट में, जिस तरीके से मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, गिरावट में 115, 118, 115, 118 के लेवल्स मिलते हैं, तो वो स्तर एक अच्छे स्तर है बाइंग करने के लिए। डिलीवरी में बाय करें, चूंकि सिप में कवर हो चुका है तो ऑल इज वेल। तो गिरावट पे बाय करें। अगर 115, 118 के स्तर मिलते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो कोई रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करें। करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की इस वक्त आती हुई दिख रही है। और ये है एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। भरपूर एक्शन बनने की कतार में एक और स्टॉक है। किरण जी, इसके चार्ट देखिएगा। पीएसपी प्रोजेक्ट्स है हमारा नाक स्टॉक, और यहाँ पर रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है। मार्जिन में भी करीबन 1.5% का इजाफा और 25% के आसपास बढ़ा है मुनाफा। तो हर एक पैरामीटर पर नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक एकदम फ्लैट 444 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बताएं किरण जी, बताइए। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, चार्ट पैटर्न तो अगर मीडियम टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ठीक ठाक है। एक अच्छा बेस बिल्डिंग 400 के आसपास हुआ है, उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। आज इंट्राडे में एक 415 तक का एक फॉल आया था, वो वापस रिकवर कर दिया है। तो मेरा मानना है जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 420 का स्टॉप लॉस, 418 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि 480, 485 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, उधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त। आइए, सेंसेक्स और फुट्सी दो इंडेक्स हैं जिनकी आज रीबैलेंसिंग होने जा रही है बाजार बंद होने के बाद। दोनों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार है वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, आज की क्लोजिंग से ये दोनों बदलाव जो है वो होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे सेंसेक्स की बात करता हूँ तो एक बार फिर टाटा स्टील की री एंट्री होने वाली है सेंसेक्स में। री एंट्री में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के महीने में ही, दिसंबर 2020 में टाटा स्टील को सेंसेक्स 30 से बाहर किया गया था, डॉक्टर रेड्डीज को रिप्लेस किया गया था, और अब देखिए फिर से टाटा स्टील आ रहा है और इस बार ओएनजीसी जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके चलते टाटा स्टील में 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी आ सकती है और ओएनजीसी में करीब 450 करोड़ के आसपास की बिकवाली आ सकती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में एयू स्मॉल फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाएगा। जिनको बाहर किया जा रहा है वो है बॉश, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और टीवीएस मोटर्स। इनफैक्ट बीएससी बैंक इंडेक्स जो है उसमें भी एयू स्मॉल फाइनेंस को शामिल किया जाएगा और आरबीएल बैंक को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फुट्सी में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें कुछ एडिशंस है और कुछ वेटेज चेंज है। एडिशंस में ग्लैंड फार्मा यहाँ लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो रहा है। इसके अलावा आईआरएफसी जो है वो मिड कैप इंडेक्स में शामिल हो रहा है। करीब 40 स्टॉक ऐसे हैं जिनके वेटेज में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एल&टी, एशियन पेंट्स, टीसीएस जैसे काउंटर शामिल है। इसके चलते ग्लैंड फार्मा में 510 करोड़ और आईआरएफसी में करीब 150 करोड़ के आसपास की खरीदारी आ सकती है। और वही भारतीय एयरटेल में करीब 450 करोड़, टाटा स्टील में करीब 425 करोड़, एल&टी, एशियन पेंट्स, टीसीएस में 300, 350, 400 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है आ सकती है। और इनफैक्ट फुट्सी में बदलाव के चलते भारतीय मार्केट में करीब 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट टाटा स्टील होगा क्योंकि दो बदलाव हो रहे हैं। एक तो बीएससी का 30 का हिस्सा बन रहा है, उसका इम्पैक्ट, साथ साथ फुट्सी का भी इम्पैक्ट। तो कुल मिला के इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो टाटा स्टील में आ सकते हैं। तो ये सारे बदलाव है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए बदलाव जिन पर रखिएगा नजर और इन पर रहेगा पूरा का पूरा एक्शन भी। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां खबरें हैं। जरा इसके चार्ट्स देखिए, बड़े मुश्किल वाले चार्ट्स हैं। विश्वेश जी, V4 वेदांता के लिए खबर है आजकल। हालांकि मेटल शेयरों की खबरों से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये जैसा अभी वरुण बता रहे थे, टाटा स्टील का वेटेज बनने वाला है, सेंसेक्स में आने वाला है, 900-1200 मिलियन की कितनी की बाइंग आएगी, कुछ नहीं, उसके बावजूद ही देखो नीचे का नीचे ही है। लेकिन वेदांता के लिए भी एक खबर है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको सवाल तो पूछूं। नॉर्थ कोल माइन के लिए इन्होंने एक बोली जीती है। चार्ट देखिए, सपोर्ट कहाँ है इसका, मजबूत सपोर्ट कहाँ है?
देखिए अनिल जी 250 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट साइड में, और आज इंट्राडे में उसके नीचे जाके ऊपर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले वीक एक्सपायरी है, 250 के नीचे की क्लोज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर 250 के नीचे स्टेबल होता है तो आप समझिए 270 के पुट में अभी भी 23 लाख का शेयर है, तो कंबाइंड 270 प्लस 250 इज इक्वल टू 50 लाख शेयर। और अगर वो अनवाइंडिंग आती है तो उस सूरत में मुझे लगता है स्टॉक नीचे में 235 तक आएगा। तो 250 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट एनर्जी, डेटा के लिहाज से और चार्ट के लिहाज से भी। ओके, तो ये है आपके लिए 250 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है चार्ट्स और डेटा के लिहाज से। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे इस स्टॉक पर। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। कोकोयू केमलिन एक और स्टॉक है जिस पर भी फोकस करें। अरे कैश का स्टॉक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वागले साहब से राय ले ही ली जाए। वागले साहब, कैश का स्टॉक भी आजकल आप देख तो लेते हो कभी कभार, रेवेन्यू घटकर आया थोड़ा सा 144 करोड़ से 131 करोड़, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 6 करोड़ से 11 करोड़, मार्जिन 4.5 से 8.5, वेरी गुड। लॉस में थी कंपनी, आया है मुनाफा, 50 लाख के लॉस से 5 करोड़ का मुनाफा, अच्छे नंबर हैं ये तो। कोकोयू केमलिन अभी तो जिसमें स्कूल खुली नहीं है मसाजी, बताएं सर चार्ट्स। अनिल जी 68-69 के लेवल पे हल्का सा अपसाइड है 74-75 का, मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। 64-65 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट का व्यू है, तो उससे मतलब बड़ा वाला व्यू है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त कोकोयू केमलिन पर आपके लिए पूरी की पूरी रिजल्ट्स के बाद की एक्शन आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है रिजल्ट के बाद, वो है छोटा स्टॉक आर्किड प्लाई। ओके बंसल जी, आर्किड प्लाई जरा इसके चार्ट देखिएगा। घाटे में थी कंपनी, हल्के से मुनाफे में आई, 26 लाख का मुनाफा, आज कोई ज्यादा नहीं होता। आय जरूर बढ़ी, 60 करोड़ से 80 करोड़ बढ़कर आई। कामकाजी मुनाफा 3 करोड़ से 4 करोड़ बढ़ा, तो थोड़े थोड़े ठीक है रिजल्ट। स्टॉक भी थोड़ा ऊपर आया है रिजल्ट के बाद में। जरा बताइए क्या करना है। अनिल जी देखिए चार्ट तो पॉजिटिव है, इनफैक्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ 37 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो खरीदना चाहते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस है 36 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट 40 रुपीज का और दूसरा टारगेट यहाँ 42 का बैठता है। टेक्निकली तो ऑल इज वेल फॉर दिस आर्किड प्लाइज इंडस्ट्रीज। ओके, तो आर्किड प्लाई ये है एक काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर। मेटल स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं, हालांकि सुस्ती जरूर है, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको मेटल्स में आती हुई दिख रही है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी रखिए नजर, वहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ऑयल इंडिया, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर दी थी, एपीएम प्राइसेस पर सरकार रीथिंक कर रही है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी दोनों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस मूव का, और ऑयल इंडिया में देखिए अभी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा नजर डालें ऑयल इंडिया के चार्ट पर, खरीदारी आ रही है 2% ऊपर। दीपांशु, ऑयल इंडिया में पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर सीएमपी पे भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा 144 का 144, और ऊपर में जो टारगेट्स बनेंगे 155 से 160 के बनेंगे शॉर्ट टर्म के। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑयल इंडिया में भी पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ऑयल इंडिया में भी पोजीशंस होल्ड करके चलिए। मूवमेंट आ रहा है कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स, जहां पर आज बहुत भारी गिरावट हुई, 2 दिनों से हो रही थी एक्चुअली, अब रिकवरी के मूड में आ रहे हैं। देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद है बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारा तो स्टॉक वही है, शुक्रवार वाला स्टॉक है, फ्राइडे वाला स्टॉक है, वीकेंड वाला स्टॉक है, और स्टॉक है मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे एक बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है। अगर हम यहाँ देखें तो एक तो जुलाई 20 की नेकलाइन को तोड़ रहा है, दूसरा जनवरी 21 की नेकलाइन टूट रही है। डिसाइसिवली काफी समय बाद इसके ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक मुद्दत से मैं और राकेश जी इस बड़े ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे,
तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत समय से 660 के आसपास आता था, फिर बड़ी गिरावट आती थी, दोबारा इस बार 660 के पास आया तो लग रहा था कि शायद इस लेवल को पार न कर पाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं एक डिसाइसिव बड़ा ब्रेकआउट 660 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदना है। स्टॉप लॉस यहां पर रखे 668 रुपए पर, 668 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 693 रुपए का, 693 का, दूसरा टारगेट 701 रुपए का है। 701 ये है स्टॉक खरीदारी करने की राय मैकडॉवेल की फ्राइडे के दिन। और बंसल जी आपने शुरुआत की कि फ्राइडे के दिन मैकडॉवेल खरीदा। अगर मैं खाली एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं, अगर समझो कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी और दिन अगर मैकडॉवेल के चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ जाए तो क्या आप रिकमेंड नहीं करेंगे? और क्या उस दिन मतलब भले बाइंग का सिग्नल आ रहा तब भी शॉर्ट करेंगे? खाली फ्राइडे के दिन ही लॉन्ग करेंगे, ऐसा है? नहीं अनिल जी, अमूमन ऐसा माना जाता है वीकेंड वाले दिन लोग पार्टी करते हैं ना अनिल जी। ऐसा नहीं है, अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ब्रेकआउट होएगा तब भी अनिल जी रिकमेंड करूंगा। और अगर अनिल जी कोई पैनलिस्ट कोई पार्टी में बुलाएगा तो भी अनिल जी परहेज नहीं करूंगा, तब मैं वेट नहीं करूंगा कि आज फ्राइडे नहीं है। तो इन चीजों में अनिल जी रूल्स क्लियर हैं। ओके तो चलिए, तो अच्छा किरण जी की विशेष टिप्पणी आ रही जी। किरण जी बोलिए जी। बिल्कुल अनिल जी, देखिए बंसल जी वीकेंड में पार्टी करती है पर दुनिया तो हर रोज पार्टी करती रहती है। तो बंसल जी के लिए वो फ्राइडे वाली फीलिंग है, वीकेंड वाली फीलिंग है, पर दुनिया के लिए तो हर रोज है। तो बंसल जी बाकी के दिन में भी बाय रिकमेंडेशन दे ही सकते हैं। मेरे को लगता है फ्राइडे के दिन थोड़ा बंसल जी का जोश ज्यादा रहता है कि आज रिकमेंड करी दो, कंजम्पशन बढ़ेगा, उस हिसाब से क्या है डबल एक मतलब सिग्नल, और वो भी फ्राइडे के दिन आए तो फिर कहना ही क्या। तो ये है आपके लिए मैकडॉवेल में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 693 और 701 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बाजार इस बीच अच्छी मजबूती दिखाता हुआ और अब 15,650 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 2:30 बज चुके हैं। दीप करें तैयारी 2:30 की स्ट्रेटेजी की? बिल्कुल सर, और लग ही रहा था बाजार भी आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहा है और इसलिए रिकवरी के पूरे आसार आ गए हैं। तो आइए फिर जानते हैं रिकवरी में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। चलते हैं अनिल जी के पास। सर ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है, हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, 1 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं, तो कुछ मूवमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी है, नैस्डैक से सहारा हमें लगातार मिलते हुए दिख ही रहा है। यूरोप के बाजार जो सुस्त शुरुआत हुई थी वहां पर अब रिकवरी आ गई है, बल्कि फ्रांस के बाजार पॉजिटिव हो गए हैं, यूके और जर्मनी में भी ज्यादा गिरावट नहीं है। कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है, सोने में आज रिबाउंड है पर $1800 के नीचे ही है, पर रुपए में अच्छी रिकवरी हुई है सर, और साथ ही बाजारों में भी रिकवरी हो रही है। क्या करना चाहिए? जी ये है ना, मैं आपको सुबह कह रहा था, याद है आपको कि ये डाउ फ्यूचर्स की बड़ी बदमाशी है आज। वो दिखाएंगे एकदम फ्लैट और होता कुछ जो मतलब अलग ही है पूरे दिन भर में। अभी ऐसा लगे जैसे आज अमेरिका वालों का काम करने का मन ही नहीं, शुक्रवार है, कुछ नहीं करेंगे, 1 पॉइंट नीचे है, मतलब आज खोले ही क्यों है मार्केट, उस तरह का माहौल है। होगा क्या, वो बहुत ऊपर नीचे होगा दिन भर में, कभी ऊपर कभी नीचे, बंद भी होगा तो 200, 300, 200 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। 4 दिनों से तो यही हो रहा है। सो इसलिए ये डाउ फ्यूचर्स पे तो भरोसा अपने कर नहीं सकते कि क्या होगा। फिर उसके बाद मंडे सुबह डाउ फ्यूचर्स और देखने। तो मेरा ये समझना है, जो छोटी सी लिमिटेड समझ है अमेरिकी बाजारों की, उसके हिसाब से कि भाई होना क्या चाहिए। होगा ये कि आप शायद 4 दिनों की गिरावट के बाद एक रिकवरी देख सकते हैं। नैस्डैक फ्यूचर थोड़ा मजबूत दिख ही रहा है, तो संभावना पूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि डाउ फ्यूचर्स रिकवर होने चाहिए। अगर होते हैं तो अच्छी बात है। तो फिर आपको क्या करना है, पहली चीज 15,575 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखना है। 550, 575 कुछ भी रख लें जो आपको ठीक लगे। उसके नीचे बंद हो तो ही चिंता करनी। और अभी जो डेटा बने दीप, उस हिसाब से हम उसके नीचे बंद नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं होंगे? 15,600 को जब हमने पार किया तो यहां पर ना शॉर्ट सेलर से ना थोड़ा ट्रैप हो गए। कैसे? 15,600 पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, उसमें से 27 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये जो बहादुर लोग हैं, 27 लाख शेयर जिन्होंने आज कॉल राइटिंग किए, ये रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं अब, क्योंकि अब वापस 15,600 के ऊपर निकलकर उसके ऊपर बंद होने के संकेत आपको आते दिख रहे हैं निफ्टी से। और ऊपर कितना जा सकते हैं? फिलहाल 15,700 के आसपास हल्की रुकावट दिख रही है।
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 60 लाख शेयरों का है कॉल्स में, 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब जितना बढ़ गए वो बढ़ गए, 15,700 के आसपास हम रुकेंगे। तो मेरा ये समझना है जो डे ट्रेडर्स हैं, जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं, वो 15,700 15,750 की रेंज में अपनी पोजीशन हल्की करें, एक बार वहां पर बाजार आ जाए तो 25 से 75 पॉइंट की और जगह जो बची उसमें आप थोड़ी पोजीशन हल्की कर ले। लेकिन एक अच्छा कंफर्ट ये दिख रहा है कि 15,600 के नीचे बाजार बंद होने को तैयार नहीं है, कम से कम डेटा ये बता रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके लिए निफ्टी के डेटा। 15,700 के ऊपर भी नहीं बंद होना चाहिए और 15,600 के नीचे भी बंद नहीं होगा, ऐसा फिलहाल डेटा में दिख रहा है। ये आखिरी 1 घंटे में, फिर भी 3 बजे तक देखते हैं, अगर कोई बड़ा मूव आता है 15,700 के ऊपर टिक जाता है तो 50 पॉइंट 75 पॉइंट और आपको मिल जाएंगे। ये होगी आपके लिए 15,700 15,750 रेंज, 715 नहीं, 15,700 और 15,750। अब आइए बैंक निफ्टी 34,500, ये पार करना जरूरी है और आप एकदम उसी लेवल पर आ गए जहां पर थोड़ा रुकावट वाला मामला है, क्योंकि 34,500 के कॉल्स पर 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख शेयर आज ही है। तो बैंक निफ्टी को अटकना तो यहीं अटकना है, यहीं रुकना है, बट 34,400 के ऊपर भी बंद हो जाए तो अपने आप में ठीक है। तो मेरा ये समझना है बैंक निफ्टी भी शायद रुकने वाली जगह पर आ रहा है, निफ्टी भी 15,700 के आसपास रुकने वाली जगह पर आ रहा है। तो देखते हैं अगर 3 बजे के पहले पहले ये दोनों लेवल पार करके अगर टिकता है तो ठीक है, नहीं तो जो नीचे से रिकवरी होनी थी 450 से 700 के आसपास की वो हो गई, 33,900 से 34,500 के आसपास की वो हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा बाजार रुकने चाहिए जिस तरह के डेटा दिख रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट लेवल है 15,700 34,500, इसके ऊपर टिकना जरूरी है, संभावना कम लगती है। जी दी ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर रहे, थोड़ी वहां पर वीकनेस है ज़रूर, बट अच्छी बात है कि जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 15,575 और 34,400 दोनों के ऊपर आपको इस समय इंडेक्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं कितना ये रिकवरी पर टिक पाते हैं, बट डेफिनेटली रिकवरी के पूरे आसार हैं इस समय बाजार में। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उन्हें कुछ पसंद आ रहा है। बिगुल सुमित के सुपरहिट। सुमित जी, दीपांशु बाय का स्टॉक आया है और इस बार बैंकिंग में मेरी नजर गई है और जो स्टॉक मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आज लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे इंडेक्स को भी ऊपर लेके जाएगा और एचडीएफसी बैंक के अंदर भी एक अच्छा अपसाइड बाउंस यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। 1474-75 पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एचडीएफसी बैंक में। 1455 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 1495 जो कि पहला टारगेट बनेगा, और अगर 1495 का टारगेट अचीव हुआ तो अगले हफ्ते हमको 1525 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे अर्ली इंडिकेशन प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को 1555 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी बैंक में बाइंग दिख रही है। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1480 वाला कॉल 15.5 पे अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 22 रुपए से लेके 26 रुपए तक का। एचडीएफसी बैंक का 1480 का कॉल 22 से 26 का टारगेट होगा, नीचे में 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्पॉट लेवल के हिसाब से 1495 और 1525 नेक्स्ट वीक में देखने को मिलने चाहिए। एचडीएफसी बैंक अगर ये मूवमेंट में आ रहा है तो आप सोच सकते हैं बैंक निफ्टी दोनों को ही अच्छा सहारा दे सकता है और रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी में। अब सिर्फ 150 पॉइंट्स नीचे है, निफ्टी भी अब 15,650 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आ रही है, कुछ और दिग्गज स्टॉक्स हैं जो इस रिकवरी में प्ले आउट कर रहे हैं और उससे आप देख रहे हैं कि बाजार में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, HUL, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ऑफ कोर्स इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ दिग्गज नाम हैं जो इस समय बाजार की रिकवरी में एक अहम रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए कुछ लार्ज कैप्स का एक्शन है। निफ्टी को मिल रहा है सपोर्ट, अब सिर्फ 30 पॉइंट्स नीचे है, सिर्फ 150 पॉइंट्स की गिरावट बाकी रह गई है निफ्टी बैंक में, और सेंसेक्स भी अब ओनली 80 पॉइंट्स नीचे आपको दिख रहा है। पर फोकस करते हैं एक स्टॉक पर जो काफी समय से बाजार के फोकस से बाहर रहा है। एक्चुअली उस स्टॉक पर फोकस करें उससे पहले एक बार विश्वेश जी के पास चलते हैं, क्योंकि मार्केट रिकवरी को लेकर विश्वेश जी के पास भी एक स्ट्रैटेजी है। तो बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए मैं भी बैंक देख रहा था और एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और सुमित जी का बाय इज वेरी मच वैलिडेटेड एंड बैक्ड बाय मी, और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी खरीदारी आनी चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी का 34,600 का कॉल ऑप्शन 290-300 की रेंज में मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 380 और 480 यहाँ देखने मिलेंगे। देखिए आज के दिन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई दीपांशु, मार्केट बहुत हैवीली नीचे गया था लेकिन 34,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग
लेवल। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है 34,500 में, दिस गाइज आर लाइकली टू गेट ट्रैप। 7,68,000 का शेयर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज फ्रेश ऐड हुआ है। तो मुझे लगता है अगर कॉल साइड मूवमेंट है बैंकिंग्स में और HDFC बैंक चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में मेजर शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। तो बैंक निफ्टी में 34,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा 380 और 480 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकता है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी 36,000 की ओर जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। तो वो लिहाज से बाय ऑन डिक्लाइन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी राइट नाउ। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स बेस्ट स्ट्रैटेजी है। 34,500 पर आ चुका है निफ्टी बैंक का। अच्छी रिकवरी, अब सिर्फ 100 पॉइंट्स नीचे है। 50 पॉइंट्स की रिकवरी मात्र सेकंड्स में आपको आती हुई दिखी है, और अब सिर्फ 25 पॉइंट्स नीचे निफ्टी भी है। तो रिकवरी आ रही है बाजार में। अनिल जी भी बात कर रहे थे कि मूवमेंट आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर 34,500 पर अब निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन करता है कि नहीं, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बारे में अनिल जी अभी बात कर रहे थे। निश्चित स्तरों से सुधार है, फाइनेंशियल्स का है पूरा सहारा इस समय बाजार को। पर आइए, जैसे मैं कह रहा था, एक स्टॉक जिसके बारे में बाजार काफी लंबे समय से भूल चुका है, बट कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और क्या फाइनली यहां पर वापस एक्शन लौटते हुए दिख सकता है। आइए जानते हैं कुशल के साथ। फोकस में है कुशल, जेट एयरवेज, बताइए क्या चल रहा है यहां पर। बिल्कुल, और यहाँ पर दीपांशु आप बात कर रहे थे एक्शन के लिहाज से, तो ये तो और ख़राब न्यूज़ जो है इसके लिए डेवलप होती हुई नज़र आ रही है जेट एयरवेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनको एक और बड़ा झटका आता हुआ दिखा है शेयर धारकों के रूप में। शेयर धारकों ने AGM कल ये होती हुई दिखी थी, FY19 और FY20 के जो नतीजे हैं उसको शेयर धारकों ने खारिज कर दिया, और ये कुछ 100, 200, 500 शेयर धारक नहीं है, कुल मिलाकर आप देखें तो 15,900 शेयर धारक जो है कल के AGM में उन्होंने अपनी वोटिंग की थी, और 95 to 96% शेयर होल्डर्स जो हैं दोनों सालों के लिए उन्होंने नतीजों को खारिज किया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फाउंडर नरेश गोयल और अन्य प्रमोटर्स हैं उन्होंने वोटिंग नहीं की थी इसमें। और अगर आप देखें तो NCLT के रेजोल्यूशन के पहले ये एक और नया बड़ा झटका आता हुआ दिखा है जेट एयरवेज के लिए। इनफैक्ट कंपनी के जो स्लॉट्स दिए जाने वाले थे, जो आसार लग रहे थे, उस पर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हो चुकी है, और उस बीच ये शेयरधारकों की तरफ से जो नतीजे खारिज करने की खबर आ रही है, उस वजह से जेट एयरवेज को जो है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। ओके, ये है आपके लिए जेट एयरवेज पर नया मोड़, और इस वक्त जेट एयरवेज के AGM में बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। तो जेट एयरवेज की AGM में ये शेयर धारकों की तरफ से ये नाम मंजूर कर दिया गया। स्टॉक फिर भी 90 रुपए के आसपास ट्रेड करा। अविनाश जी, दीजिए अपनी राय। मुझे लग रहा है कि अनिल जी, इतने सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स होने के बाद इस शेयर में जिस प्रकार की तेजी देखी है, इसमें जरूर ब्रेक लगेगा। और मुझे लग रहा है कि NCLT का लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आई थी कि कोई नया खरीदार इसको खरीदने वाला है, बट जितने प्रॉब्लम्स अभी इस कंपनी को ये फेस कर रही है, प्लस 19 और 20 के नतीजे शेयर होल्डर्स ने खारिज किए हैं, तो इसका मतलब अभी भी फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने में काफी समय लगेगा। और फाइनली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि NCLT के केसेस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि दीवान हाउसिंग की बात हुई, यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। तो डेफिनेटली इस शेयर से निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी दूसरे अच्छे विकल्प बाजार में मौजूद है, और वहां पे इन्वेस्टर्स अच्छा वेल्थ और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी राय में इसमें अभी भी अगर कोई अटका हुआ है तो इसको निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त जेट एयरवेज में आपके सामने। इस वक्त एक और खबर आती हुई दिख रही है, स्ट्रेटेजिक कमेटी ऑफर का आकलन करेगी। श्रेय इंफ्रा को लेकर कोई खबर है, जरा एक बार हम डिटेल में खबर देखेंगे क्या खबर आती दिख रही है। SREI इंफ्रा को लेकर यह है खबर, और इस खबर पर हम करेंगे फोकस भी। देखते हैं क्या कुछ खबर है। मकारा से 2200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। ओके, ये कुछ खबर है जो इससे रिलेटेड आती हुई दिख रही है, श्रेय इंफ्रा से रिलेटेड। यहाँ पर स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में निवेश का प्रस्ताव इन्हें आता हुआ दिखा है। मकारा कैपिटल यहाँ पर श्रेय इंफ्रा में निवेश करने के बारे में सोच रही है। स्ट्रेटेजिक कमेटी को ये प्रस्ताव उन्होंने दिया है। ओके, ये है आपके लिए श्रेय इंफ्रा को लेकर खबर। मुश्किलों में है ये कंपनी, और शायद इसके लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता इस कंपनी को मिल जाए इस वक्त। ओके, ये है आपके लिए राय। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस किया जाए, और इनमें से अब
एक स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती बनती दिख रही है, वो उससे पहले अच्छे चलिए सुमित जी तैयार हैं सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, इस बार ही मेरे पास टेलीकॉम स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 10 रुपए 10 पैसा। तो जिस स्टॉक पे मेरे पास बाई का आइडिया आया है वो स्टॉक का नाम है आइडिया, वोडाफोन आइडिया। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब की बारी ब्रेकआउट है और अब की बारी ये स्टॉक रुकेगा नहीं, एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए आइडिया में खरीदारी करें। ये स्टॉक यहां से भागने को तैयार है। डेली चार्ट के अंदर 200 डीएमए लेवल्स आइडिया तोड़ रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये स्टॉक अगले हफ्ते तक 10 से 20% का अपसाइड मूव मिनिमम दिखाना चाहिए। स्टॉक छोटा है इसके लिए 1 रुपए पे 10% हो जाएगा, लेकिन वो 1 रुपए से बेटर 10% को कैलकुलेट करें। 10 से 20% का मूव अगले हफ्ते तक स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 11 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 12.5 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। वोडाफोन आइडिया में नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 9 रुपए 40 पैसा, 9 रुपए 50 पैसा, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। छोटे से स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें। 200 डीएमए के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो अगला हफ्ता 11 से 12.5 वोडाफोन आइडिया का। ओके, तो वोडाफोन आइडिया लंबे समय बाद फोकस में आते हुए दिख रहा है 11 से 12.5। अगर आप स्टॉक के लिहाज से देखें तो बड़ी गेंस के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। यह है सुमित जी की राय। देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद है बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, हमें पसंद है सन टीवी। सन टीवी है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक, जहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। सन टीवी में बहुत समय बाद ये रडार पर आया है। मुझे याद नहीं पड़ता आखिरी बार मैंने और राकेश जी ने कब सन टीवी पर खरीदारी की राय दी थी। 540 के ऊपर ये बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हो रहा है, तो इन स्तरों पर सन टीवी को खरीद करके चले। स्टॉप लॉस जो है वो 545 545 पर रखना है। पहला टारगेट 570 रुपए का 570 का, दूसरा टारगेट 580 का। सन टीवी पर खरीदारी की राय। तो सन टीवी में बार बार राय नहीं आती। आप बोल रहे हो मुझे भी याद नहीं आता पिछली बार कब दी, तो कैसे आएगा याद? ये मतलब 30 में से 20-25 दिन तो बैन में रहता है, 2-4 दिन के लिए बाहर आता है। जब तक आप देखो मूड बनाओ कि वापस इस पे चार्ट पे कुछ आया, बैन में चले जाता है, तो आएगा कहां से? वो तो संभव ही नहीं है, बैन में ही रहता है। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा ये जब आप दोनों मिलके कॉल देते हो तो कुणाल जी आप डिस्कशन तो करते होंगे ना कि कौन सा स्टॉक लें, वाकई में मतलब चार्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राय मिलती भी होगी, कभी नहीं भी मिलती है, ऐसा होता है आपका? आप डिस्कशन में होता है कि कई बार आपको ज्यादा पसंद आ रहा हो, राकेश जी को कम पसंद आ रहा हो, ऐसा इस तरह की भी तो बात होती होगी ना किसी स्टॉक को लेके? अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, न केवल डिस्कशन होता है, गहमा गहमी हो जाती है, बहस, रूठना मनाना, अनिल जी सब कुछ होता है। इसी चक्कर में तो हमने आप दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, इसके आगे कुछ ना हो, इसलिए हमने कहा आप दोनों अपने अपने घर से ही काम करें, एक साथ में बैठे एक जगह पे। लेकिन क्या मैं अभी ये क्यों आया दिमाग में वो मैं आपको बता दूं। क्या अगर बंसल जी को लगे कि कुणाल जी जबरदस्ती बोल रहे यार ये कॉल देते हैं, मेरा मन नहीं है, तो इसका मतलब बंसल जी ने जैसे अभी एक सेंटेंस बोल के खत्म कर दिया, चार्ट पे बढ़िया लग रहा है ये, ओवर टू कुणाल जी, तो मतलब अगर 3-4 सेंटेंस बोले तो हम ये समझे कि बंसल जी को ज्यादा पसंद है, एक सेंटेंस बोले तो हम ये समझे कि जबरदस्ती करवाए आपसे। देखिए अनिल जी, आपसे कुछ छिपता तो है नहीं, लेकिन अनिल जी फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं। अनिल जी देखिए, बंसल जी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके मन में कई सारी चीजें चल रही होंगी, तो कहीं और ध्यान होगा, इस वजह से इस पर कम बोले। लेकिन अनिल जी पूरी तरह से इसमें बंसल जी भी उतना ही बुलिश है जितना मैं हूं। ओके, बंसल जी का पूरा समर्थन है। ऐसी गलतफहमी कुणाल जी को है, हमें तो सुन के लगा दी, देख के लगा दी, लेकिन आप बोले तो हम मान लेते हैं। चलिए जी, हाँ बंसल जी आप जवाब दे रहे इस चीज का। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, कुणाल जी ने बिल्कुल राइटली मेंशन करा है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और अनिल जी आपको जान के ये ताजुब होगा कि आज जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है अनिल जी, उसका रीजन है आप अनिल जी। मैं? अच्छा, सोच लो आप मुझ पे इल्जाम लगाने के पहले, बता दो। जी अनिल जी,
नहीं देखिए अनिल जी, ऐसा है, दिल्ली में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है यंग मॉम्स व्हाट्सएप ग्रुप अनिल जी। तो वहां अनिल जी डिस्कशन ये चल रहा है कि अनिल जी ये जो टी शर्ट पहन के आते हैं जिस दिन रेड वाली, उस दिन धमाकेदार कॉल देते हैं अनिल जी। तो वो सब लोग मुझको टेस्ट कर रहे हैं कि वो आज कोई बढ़िया वाली कॉल अनिल जी की तरफ से आई नहीं है। तो ये आप अनिल जी दीपांशु से पूछ लीजिए, वो तो सबका डाटा रखते हैं। जब आप ये रेड टी शर्ट पहन के आए हैं तो अनिल जी वो ग्रुप आपको ट्रैक करता है। तो वो बार बार मेरे को वहां से मैसेज आ रहे हैं कि अनिल जी से पूछो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं। तो जब अब कुणाल जी ने डिस्ट्रैक्शन का नाम दिया तो मैंने अनिल जी डिस्ट्रैक्शन अनिल जी हाईलाइट करा। और ये अनिल जी बिल्कुल जितना मैंने बोला है सारे तथ्य एकदम 100% परफेक्ट एकदम ना जो डेटा रखते हैं ना दीप, एकदम क्वालिटेटिव डेटा रखते हैं। ये सुनी सुनाई बातों वाला नहीं रखते, जो एक्चुअल कॉल लेवल्स के साथ में रखते हैं। ये तो दीप के पास डेटा नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है तो गलत है, क्योंकि आज तो मैंने कोई कॉल दी नहीं। अगर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ तो आज ही आपने सोचा, देखो आज ही इस पे ये गलत साबित हो गया। चलिए बढ़ते आगे। वक्त है एनटीपीसी के नतीजों पर नजर डालने का। आने वाले हैं रिजल्ट्स कल और कुशल है तैयार बताने के लिए अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो नंबर्स जो हैं वो बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी के। खासकर अगर आप कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स देखें तो 27% से बढ़कर 29.4% रह सकते हैं। और बिजली उत्पादन में जिस तरह का सुधार होता हुआ दिखा है उससे इनके नतीजों पर आय फ्रंट पर भी देखिए आप करीब 27,247 करोड़ से बढ़कर 29,530 करोड़ की आय कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 1,252 करोड़ से बढ़कर 3,752 करोड़, ये एक आंकड़ा है जो हम अभी अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट क्षमता बढ़ने से और मांग में बढ़त से मुनाफा में काफ़ी बड़ा जो है आपको जंप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट FY21 में जो कुल क्षमता है वो भी 6% बढ़कर हमें आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट पिछले साल इसमें एक एडजस्टमेंट भी था कि जो टैक्स और रिबेट है उसका बड़ा एडजस्टमेंट आता हुआ दिखा था। तो इसीलिए अगर आप कंपैरिजन YOY कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो तुलना सही नहीं हो, पर ओवरऑल अगर आप बाकी आय और ऑपरेशनल फ्रंट्स पर नंबर्स देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। और नंबर अभी जो हम मुनाफे का अनुमान लगाकर चल रहे हैं वो होगा 3,752 करोड़ का। ओके, तो अच्छे नतीजे आ सकते हैं। एनटीपीसी पर आपको रखनी है नज़र। मुनाफे के तौर पर देखें तो यहाँ पर अच्छी बढ़त आपको कंपनी से आती हुई दिख सकती है इस बार के लिए। तो नज़र रखते हैं एनटीपीसी। आज ऑफ कोर्स बाजार की सुस्ती के साथ ये स्टॉक भी थोड़ा सुस्त है, बट नतीजों के लिहाज से अच्छी परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जा रहा है इस काउंटर के लिए। चलिए एनटीपीसी पर नजर है, एक बार जरा राय भी ले लेते हैं इस काउंटर पर। चार्ट सर क्या कह रही हैं? किरण जी, एनटीपीसी मोमेंटम में तो रहा है, आज थोड़ा सुस्त है, बट ये क्या है, खरीदारी का मौका है सर? खरीदारी का मौका बिल्कुल बनेगा एनटीपीसी पे। एनटीपीसी का अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो ट्रेंड लाइन वैल्यू की आती है 112 रुपए 80 पैसे, 113 रुपए। तो इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 118 119 का है। तो वो लेवल्स टेस्ट होते देखने को मिल जाने चाहिए। पर 120 का बहुत बड़ा बैरियर है दीप। 120 अगर क्रॉस करता है और उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है कि एक नए दायरे में स्टॉक ट्रेड होना चालू हो जाएगा, तो 118 120 सप्लाई जोन है, इधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इधर 114 1450 के आसपास बाय करना है, 113 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी पर राय। इस समय मोमेंटम में रहा है, थोड़ी सुस्ती है। नतीजों से पहले देखते हैं किस तरह का एक्शन आएगा, बट आईपीओ मार्केट्स में तो दमदार एक्शन है ही। श्याम मेटालिक्स को ऑफकोर्स जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला। सोना BLW भी ऑलमोस्ट फुली सब्सक्राइब हो गया क्लोज होने से पहले। बट डोडला डेयरी पर नजर रखिए, एक और काउंटर जहां पर अनिल जी ने कहा है कि डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। 22 गुना भर चुका है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं फाइनल सब्सक्रिप्शन के लिए। हम देखते हैं कि यही सबसे एक्टिव समय रहता है। बट अनिल जी, किम्स का आईपीओ 2 गुना भर चुका है, जो आपने कहा जोखिम लेने वाले निवेशक पैसा लगा सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली सर, डोडला डेयरी 22 गुना भर चुका है और अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, तो फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर और बढ़ के आ सकता है इसमें सर? बिल्कुल दीप, और इस आईपीओ में इसीलिए हमारी पैसे लगाने की राय भी थी कि इसमें आप पैसा लगा सकते हैं रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो ठीक है। और हालांकि और आपने पूछा भी था, मुझे याद है आपने जब चारों चॉइस बताई थी तो मैंने कहा पहले नंबर पे श्याम टेलिए, दूसरे पे डोडला डेयरी, तीसरे पे किम्स और चौथे पे आपका वो सोना था। तो सोना तो भर गया, 2 सवा 2 गुना भरा है। किम्स भी मेरे ख्याल से अब तक 2 सवा 2 गुना लगभग बराबर ही है, तो ठीक है।
ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपके लिए आईपीओ का अपडेट है। अभी भी नहीं लगाए तो अभी भी टाइम है आपके पास। डोडला डेयरी में आप एक चांस ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आखिरी आधे घंटे में प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले बाजार वही है। 15,700 को अब तक पार नहीं कर पाया और 34,500 के अहम लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ किस तरह का रुझान बनता है बचे हुए समय में। स्टॉक्स ढेर सारे आपको एक्शन में इस वक्त नजर आएंगे जहां पर बढ़िया कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक है IFB एग्रो, 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद का ये एक्शन होता हुआ दिखा है। IFB एग्रो 650 रुपए के आसपास है। IFB एग्रो, बताएं अविनाश जी इस पर अपनी राय। अनिल जी, नंबर्स बहुत ही दमदार थे और ये एक बेसिकली वॉशिंग मशीन में काफी वेल नोन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेयर है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा वो थोड़ा नरम जरूर रहेगा, लेकिन जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री और जिस प्रकार का ग्रोथ चौथी तिमाही में हुआ है, हमको लग रहा है कि होपफुली रूरल मार्केट्स और अर्बन मार्केट से जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है वो आने वाले साल में अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनको ओके, तो ये है आपके लिए IFB एग्रो। और कुशल हमें बता रहे हैं कि आज सुबह उनकी पिक भी थी ट्रेडर्स डायरी में, उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। ऑफ कोर्स 20% का सर्किट तो एंटिसिपेट नहीं किया था, बट जबरदस्त एक्शन IFB एग्रो में आते हुए दिख रहा है। नतीजों का ही रिएक्शन आपको दिख रहा है इसमें। घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। पर इसके साथ ही कई सारे और कैश स्टॉक्स में आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और रीओपनिंग थीम आपको फिर से फोकस में आती हुई दिख रही है। इंडियन होटल्स पर एक बार नजर डालिए, शार्प स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जहां तक इंडियन होटल्स का सवाल है, इस समय बड़ा उछाल है। विश्वेश जी, जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं, इंडियन होटल्स बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? देखिए दीपांशु, इंडियन होटल आज इंट्राडे में 124 के लेवल तक गया था और वहां से हम वापस अभी 134 दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 90 रुपए से 140 रुपए तक का मूव था और आज का जो बॉटम है वो मुझे लग रहा है शायद शॉर्ट टर्म बॉटम हो सकता है और स्टॉक 155 की ओर जा रहा है। तो दीपांशु, यहाँ पे अगर कोई भी पुल बैक आता है 130 की ओर तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 124 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। 155 मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने मिलना चाहिए। ओके, तो इंडियन होटल्स पर रखिए नज़र। और रीओपनिंग फोकस में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो डेटा आया है BMC की तरफ से, जो मुंबई का पॉजिटिविटी रेट दिखा रहा है वो 5% से कम है। बेड अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो ऑलरेडी जो महाराष्ट्र सरकार ने लेवल्स इंडिकेट किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस हिसाब से मुंबई ऑलरेडी लेवल 1 में होना चाहिए, जो सबसे कम रेस्ट्रिक्शंस में फिलहाल लेवल 3 में है। तो देखिए, शायद वीकेंड पर इसको लेकर कुछ अपडेट्स आ सकते हैं और उसके एंटिसिपेशन में बाजार थोड़ा एक्साइटेड इस समय होते हुए दिख रहा है। कुछ रीओपनिंग स्टॉक्स वापस फोकस में आ रहे हैं। चलिए नजर रखेंगे इस स्पेस पर। इंटरेस्टिंग है ये, हालांकि ये पूरा का पूरा सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, सोच विचार है, बट डेटा जो कह रहा है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि शायद उन लेवल्स के करीब मुंबई वापस आ गया है जो कंफर्ट लेवल्स हैं लेवल 1 में आने के लिए। इन्फो एज, इस पर भी रखनी है नजर और इसके आने वाले हैं नतीजे। आइए कुशल के पास चलते हैं जानने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए नंबर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर साइड पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। खासकर अगर आप तिमाही आधार पर नंबर्स देखेंगे तो सभी सेगमेंट्स, चाहे आप नौकरी लीजिए या फिर 99 एकर्स या फिर जीवन साथी, इन सभी सेगमेंट्स में काफ़ी बेहतरीन जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और इसी वजह से कंपनी की आय में करीब 8% की हम तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं और 295 करोड़ ये आंकड़ा है जो कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। यही नहीं, कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है उसमें कंपेरेटिवली और बेहतर साइड पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी जो है वो कंपनी ने दिखाई है इस तिमाही के दौरान और करीब 17.5-18% की तेजी के साथ हम 80 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा भी अनुमान करके चल रहे हैं और लाइकवाइज कंपनी की मार्जिन्स भी लगभग 2 से 2.25% बढ़ती हुई दिख सकती है। कंपनी का मुनाफा 70 से 75 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल नंबर्स जो है वो काफ़ी बेहतर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। इन्फो एज पर रखनी है नज़र। कुछ दिन पहले चार्ट कॉर्नर की भी पिक थी, कॉल दी गई थी आपको 4,800 के करीब, वहां से 5,000 प्लस के टारगेट से जो आपको अचीव भी होते हुए दिखे हैं। इन्फो एज, बंसल जी बताएं अब क्या करना चाहिए? नतीजों से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे इस पे?
देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इनफैक्ट इस स्टॉक को देखें तो अनिल जी ने भी निचले स्तरों पे रिकमेंड किया था। लेवल्स देखने को मिलेंगे 5400 5500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर छोटा कोई स्टॉप लॉस भी चाहिए तो 4899 से पहले टेक्निकली कोई ऐसा स्टॉप लॉस नहीं है जिसको लगा के यहाँ पे कंफर्टेबली होल्ड किया जाए। तो किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 4899 का स्टॉप लॉस है। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है 5400 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, तो 5400 के टारगेट्स के लिए हो जाइए तैयार। इन्फो एज, और देखते हैं नतीजों का सहारा कंपनी को मिल पाता है कि नहीं, बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग स्पेस है जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक स्टॉक जहां पर एक्शन बन रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे जैसे हमने देखा बैंक्स में अच्छी रिकवरी आई है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वागले साहब अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 1050 के करीब है, 1.5% ऊपर। कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु 1065 1070 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और ऑन द डाउन साइड 1000 ब्रेक नहीं होगा तो मेरे पास ना स्ट्रेंथ है ना वीकनेस है, ऐसा कोई क्लियर व्यू है नहीं। ट्रेड सेटअप बिल्कुल नहीं है, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। चलिए, तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल मैच नहीं हो रहा है। मूव आई है, बैंक्स रिकवर कर रहे हैं तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ट्रेड के लिहाज से कुछ एक्शन नहीं है। वी गार्ड, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए, इस पर भी एक्शन है। थोड़ी देर पहले भी बजिंग ही स्टॉक था, 2-2.5% ऊपर है। वी गार्ड में कोई ट्रेड देखते हैं सर? दीपांशु बाउंस तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन तेजी देखने को मिलेगी जब ये 265-270 का लेवल तोड़ेगा। 265-270 लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, इसके लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है 250 252 के आसपास का है, तो वो स्टॉप लॉस से पोजीशंस होल्ड करें और 265-270 का लेवल टूटता है उसके बाद फ्रेश बाय बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक वी गार्ड का सवाल है। 265-270 के लेवल्स पर जाने दीजिए, उसके बाद आप यहां पर थोड़ा और गर्म एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा एक्शन बन रहा है, हम सुबह बात भी कर रहे थे मिड कैप सीमेंट की और आपके लिए कुछ बढ़िया कॉल्स भी आती हुई दिखी थी। हाइडलबर्ग सीमेंट पर बाजार का फोकस बन रहा था, श्री सीमेंट पर भी आपके लिए कॉल आई थी। इंडिया सीमेंट पर नजर रखिए, यहां पर भी एक स्पाइक आया है। विश्वेश जी जरा इसके चार्ट देखिए, इंडिया सीमेंट कोई ट्रेड दिखता है इस पे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमेंट एज अ स्पेस के अंदर में जो पुल बैक आया है वो सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म पुल बैक है। और इंडिया सीमेंट टू बी वेरी पर्टिकुलर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म 200-202 के आसपास काफी टाइम से रेजिस्ट कर रहा है और वहां से वापस पुल बैक होकर 180 के आसपास आ जाता है। तो दीपांशु, प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए। तो आइडियल ब्रेकआउट इसका 206 208 के ऊपर क्लोजिंग के बाद होगा, जो काफी दूर है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए साइडवेज है तो अवॉइड करा जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, फिलहाल साइडवेज है, थोड़ा अवॉइड किया जाए, बट डेफिनेटली आज मिड कैप सीमेंट में थोड़ा एक्शन है। हाइडलबर्ग, डेक्कन सीमेंट, यहाँ पर आपके लिए सुबह कॉल्स आती हुई दिखी थी शुभम जी और सिद्धार्थ जी की तरफ से। श्री सीमेंट पर भी एक्शन आपने बनते हुए देखा है और जैन साहब ने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी। अविनाश जी, सीमेंट मॉनसून का वैसे सीजन आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सीमेंट में फिलहाल एक्शन अगर आप देखें, और किस तरह की परफॉर्मेंस आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में प्राइसिंग जो हमने चौथे तिमाही में देखी थी वो कंटिन्यूसली पहले और दूसरे तिमाही में कंटिन्यू होगी। हालांकि क्लियरली जब मानसून आता है तभी वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन जो साउथ बेस्ड कंपनीज है और जो वेस्टर्न बेस्ड कंपनीज है वहां पे हमको लग रहा है कि ज्यादा मौके बनेंगे। और यहाँ पे मैं समझता हूँ लार्ज कैप में अल्ट्राटेक और मिड कैप में हेडलबर्ग सीमेंट, जो संदीप जी ने आज सुबह कहा था, मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। रैमको सीमेंट्स भी देखा जा सकता है, हमको लग रहा है रैमको में तो एक्सपेंशन का भी बेनिफिट इनको सेकंड हाफ ऑफ FY22 से मिलेगा। तो ये 2-3 कंपनीज पे नजर रखिए, मुझे लग रहा है सीमेंट हो सकता है कि 2021 में एक आउट परफॉर्मर सेक्टर साबित हो। सीमेंट में अच्छी तेजी बन सकती है। हिडलबर्ग तो आज रिकमेंड भी किया था सुबह जेम्स ने, जैन साहब ने। और बारिश की आप जो बात कर रहे थे दीप, बारिश वाला मामला तो पूछो मत, मतलब इंग्लैंड में भी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक हमारा टॉस ही नहीं हुआ, वो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल शुरू होना है, तो अभी तक तो टॉस, हालांकि हाँ अच्छा एक दिन रिजर्व रखा है वैसे बारिश के लिए, तो अगर बारिश हो भी गई एक आध दिन तो एक आध दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास में। तो 3 बजे से शुरू होना था, अभी तो टॉस भी नहीं हो पाया, देखो क्या होता है। तो टेस्ट में बेस्ट टीम चुनने के लिए
आज से ये फाइनल टेस्ट शुरू होने जा रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। अभी तक तो टेस्ट वाले में हमारी टीम पहले नंबर पे है पॉइंट टेबल पर, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि टेस्ट मैचेस में भी कौन सी टीम चैंपियन होगी, इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जो टीम है टेबल्स में, उसके बीच में फाइनल मुकाबला होता हुआ दिख रहा। तो नहीं, हमारी टीम नंबर 2 पे है। ओह, ये पता नहीं था, मुझे लगा नंबर 1 है। न्यूजीलैंड की रैंकिंग नंबर 1 है 123 और भारत की रैंकिंग 121 है। अच्छा, 2 पॉइंट्स हम पीछे हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए आज मैच शुरू होने की संभावना है। अभी तक तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसा दिख रहा है फिलहाल। ये है तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। हाँ, क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। बारिश बंद हो इंग्लैंड में तो बात आगे बढ़े। आइए बैन से बेनिफिट पर बढ़ेंगे आगे और देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने के लिए तैयार हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं। होंगे, है नहीं होंगे, थोड़ी देर में होंगे, तो तब उनसे पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब तो एक्सपायरी वाला हफ्ता है, मंथली वाला, तो देखते हैं क्या कुछ होता है बैन से बेनिफिट में। लेकिन जो एक्शन बाजार में है उस पर एक बार वागले साहब से स्टॉक्स पर राय ली जाए। वागले साहब, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से पिरामल एंटरप्राइजेज एक और है जो 2.5% मजबूत हुआ है, 2225 के आसपास डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। कुछ चार्ट पे है दम या खाली एक पुल बैक? इस तरह से पुल बैक आए हैं, इसको तो नकार नहीं सकते कि ये पुल बैक काफी शार्प है, बट क्लियर पैटर्न नहीं है, आपका स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा और जिस तरह से बाउंस बैक आया ऊपर में सेलिंग भी आ सकती है। मेरे को फिलहाल कोई क्लियर ट्रेड सेटअप है नहीं, बट मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रेंड क्लियर नहीं है। वेदर ये पुल बैक है या ऊपर होल्ड करेगा, ये टाइम ही बताएगा। आई थिंक आज कुछ करना नहीं चाहिए, मंडे को ही देखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त पिरामल एंटरप्राइजेस पर आए। इस बीच बंसल जी भी एक कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, पता नहीं पिरामल पे करना चाहते हैं कि क्रिकेट पे करना चाहते हैं, किसी और चीज पर। शुक्रवार है, बंसल जी की विशेष टिप्पणी किसी भी दिशा में और किसी भी विषय पर आ सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी बंसल जी। अच्छा, एक तो बंसल जी आज सारे आप पीले लोगों के बीच में गिरे हैं। इधर से आपके एक तरफ कुणाल जी बैठे हैं, वो पीले पीले है, एक तरफ सुमित जी बैठे हैं पीले पीले, नीचे आपके अविनाश जी दिख रहे हैं, वो भी एकदम पीले पीले। आज येलो येलो क्या पढ़ाया था दीप क्लास में? येलो येलो स्मार्ट फेलो। अच्छा, हाँ, कम से आपने बोला उससे तो लग रहा है कि आप स्मार्ट है। बाकी पढ़ाया तो कुछ और ही था हमें, वो तो पता सबको क्या पढ़ाया था। ठीक है, मान लेते हैं स्मार्ट है। जी बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, आपने अभी अनिल जी आपने क्रिकेट की बात करी, लंदन की बात करी और बारिश की बात करी, तो अनिल जी एकदम से ख्याल आया, वंस अपॉन अ टाइम आप ऐसे ही मतलब कि सब कुछ मार्केट शो छोड़ के आप शायद लंदन गए थे अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम। पता नहीं वो दिन अनिल जी कब आएंगे। तो अनिल जी मतलब कि पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, वीकेंड वाले दिन, और तो कुछ कर नहीं सकते। ये बात तो सही है, वो मजेदार था। वो तो जो वर्ल्ड कप देखने गए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्या माहौल था, गजब है। मतलब लाइफ टाइम मेमोरीज हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, धीमे धीमे सब चीज़ें ठीक होगी, सुधरेंगी भी और खुलेंगी भी, चिंता न करें, बस हौसला रखें। चलिए, तो ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन। देखिए दीप, आखिरी आधे घंटे में हम पहुंच रहे हैं, लेकिन बाजार रुक गया है, 15,700 पार हो नहीं पाया। अच्छे, तो थोड़ा सा वहाँ से एक्शन थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जरूर 34,500 के आसपास आपको इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 34,500। बैंक निफ्टी थोड़ा पिछले एक घंटे में ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में उतनी ताकत नहीं दिख रही जितनी बैंक निफ्टी में दिख रही है। बैंक से बेनिफिट के लिए चेक कर लेते हैं। तैयार है आशीष? चलते हैं उसके पास। बताएं आशीष, पहले तो बाहर कौन आने वाला वो बताओ, कोई है बाहर आने जैसा? अनिल जी, दो स्टॉक है जो बैन से बाहर आ सकते हैं। पहला नाम आता है एस्कॉर्ट्स का। यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 76% हो गई है, 80% से कम आ गई, तो पक्का है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा कैनरा बैंक, यहाँ पर भी नजर रखिएगा, 79% हो गई है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यानी दो स्टॉक है, कैनरा बैंक और एस्कॉर्ट, जो बैन से बाहर आएंगे। अच्छा, 2 बार आएंगे आज, ठीक है। तो जगह भी बन रही है, एंट्री किसकी होगी? सन टीवी? अनिल जी बिल्कुल सही कहा आपने, सन टीवी है।
107% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो सन टीवी तो निश्चित है इसका आना 95% के मार्क को काफी ज्यादा क्रॉस कर दिया है। कैडिला हेल्थ केयर दूसरे नंबर पर आ रहा है 97% और सेल पर भी नजर रखेंगे। ये दोनों स्टॉक जो है कैडिला और सेल थोड़ा बॉर्डर लाइन के आसपास ही चल रहे हैं, 95% से ज्यादा ऊपर नहीं है, 97% है। तो कैडिला और सेल इनके आने की संभावना बन रही है। सन टीवी तो पक्का है। ओके, सन टीवी में 107% हो गई है पोजीशन, तो ये तो बैन में आना पक्का है। सेल और कैडिला ये शायद ना आए, आ भी सकते हैं, एकदम बॉर्डर पे हैं। आखिरी आधे घंटे में अगर पोजीशन कम होगी तो अलग बात है। कुणाल जी देखो, अब आपको पता चला मैं क्यों बोला उस वक्त कि ये बैन में रहता है। आप रिकमेंड करेंगे कैसे? देखो, आपने रिकमेंड किया, फिर इसे बैन में जा रहा है। अब क्या करना है? अनिल जी देखिए, बैन में जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस है सामने। अब देखिए अनिल जी, बैन में जाने के बाद तो आमतौर पर स्टॉक रुक जाता है। तो अनिल जी अगर अभी उन्हीं दाम के आसपास चल रहा है जहां पर हमने रेकमेंड किया था, तो अनिल जी अगर चाहें तो निकल भी सकते हैं इस पर। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है। बैन में स्टॉक जा रहा हो तो फिर थोड़ा अटक जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो एक बार पोजीशन से निकल जाएं। बैन में जाने के बाद क्या, अभी एक पहले तो क्या होता था, बैन में इंट्राडे में भी ट्रेड हो जाता था। अभी इंट्राडे में ट्रेड होता नहीं है ना, तो आपको खाली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को ही मिलता है। अच्छा, पहले नहीं, इंट्राडे में तो अभी भी मिलता है। इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते बैन में? सुमित जी जरा बताइए। वापस पूछिए, आपने क्या पूछा? अभी पहले जो बैन में स्टॉक हैं, करेक्ट, उसमें पहले तो होता था इंट्राडे में भी ट्रेड कर पाते थे, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से इंट्राडे में ट्रेड नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ है। हाँ, अभी इंट्राडे भी बंद किया हुआ है जी। खाली स्क्वायर ऑफ करो बस। हाँ, मतलब एक्सचेंज भी एकदम ब्रोकर्स की तरह मोड में, स्क्वायर ऑफ मोड ही बोलते ना वहां पे ब्रोकरेज में, कि ब्रोकर स्क्वायर ऑफ मोड में है। क्लाइंट को सिर्फ स्क्वायर ऑफ करने के सौदे की अलाउ है, नया सौदा नहीं होगा, यही होता है ना? बिल्कुल स्क्वायर ऑफ मोड बोलते हैं। ओके, चलिए, तो बैन में जा रहा है तो आप नए ट्रेड नहीं कर पाते, सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर पाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये है आपके लिए सन टीवी। आइए, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, निफ्टी पॉजिटिव साइड होने आ चुका है क्लोजिंग की तरफ पे। तो यहाँ पे जो स्टॉक आया है वो बाय साइड का आया है। 4170 का भाव चल रहा है बजाज ऑटो का। पिछले 7 दिनों से फॉल दिखा रहा था और आज पहला दिन है जब स्टॉक ने तेजी पकड़ी है, और तेजी पकड़ते ही पिछले 3 दिन के मंदी की कैंडल को सिंगल डे में एंगल्फ कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। क्या इसके अंदर न्यूज आएगा, क्या डेवलपमेंट है, मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ट्स के ऊपर बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 4090 या 4100 का नीचे में सपोर्ट है। 4100 4090 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में 4250 से लेकर 4300 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 4250 से 4300 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। ऑटो पर करनी है खरीदारी, बढ़िया मूव वर्क काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। 3% ऊपर है इस समय, अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से दिखाता हुआ। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय। शार्प रिकवरी मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। निफ्टी अब बस 10 पॉइंट्स नीचे है। बैंक निफ्टी भी पिछले कुछ मिनटों में अच्छी रिकवरी दिखाते हुए सिर्फ अब 40 पॉइंट्स की गिरावट है। बताएं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिकवरी। इनफैक्ट मॉर्निंग में सोचा था कि एक फॉल देखने मिलेगा और बढ़िया फॉल एज एंटीसिपेटेड देखने मिला। अब रिकवरी भी फास्ट है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका 2460 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो करीब अभी 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दीप, इसकी लॉट साइज भी आप देखिए तो कम ही है, 300 की लॉट साइज है। एंड जनरली कैश का ऑप्शन में मैं जब स्टॉक रिकमेंडेशन देता हूँ तो ऐसे ही ढूंढता हूँ जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो और लॉट साइज भी कम हो, सो दैट निफ्टी को रिप्लेस कर पाया, तो बैंक निफ्टी को रिप्लेस कर पाया। सो 30-31 के आसपास इसको ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। 17 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। सो 13 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर में बनेगा 45 का, सेकंड टारगेट बनेगा 53 का। 45 एंड 53 ये दो टारगेट्स के लिए एचयूएल का 2460 का कॉल खरीदना है। जो हिसाब से दीप आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है,
मुझे ऐसा लग रहा है 2520 2540 ये हमें देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक में ही। इनफैक्ट 4 ही दिन बाकी है अब एक्सपायरी में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिनों में एक्चुअल में और अच्छा तेजी हमें देखने मिल सकती है। ये मार्केट की वोलेटिलिटी में थोड़ा बहुत डिफेंसिव साइड पे एक फोकस आ भी जाता है और ओवरऑल यहाँ पे आज अच्छा मोमेंटम भी बनते हुए देखने मिल रहा है। सो फ्रॉम बोथ डिफेंसिव एज वेल एज थोड़ा बहुत मोमेंटम, ये पॉइंट ऑफ व्यू से एचयूएल पे मेरी खरीद करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए एचयूएल में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से कैश का ऑप्शन के तौर पर। जय कोई निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी नहीं, इसकी कोई खास वजह? नहीं जी, मैं देख रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा था। एंड जैसे मैंने कहा कि इसकी लॉट साइज 300 की और 13 पॉइंट का रिस्क है, तो करीब 3300 पॉइंट का रिस्क है, जो जनरली हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं 2500-3000 का 3500 का एक रिस्क। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे अच्छा लग रहा था। ओवरऑल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी रिकवरी तो लगी रही है, बट देन 450 से ऑलरेडी अभी 700 पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। सो वो जो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बैठना चाहिए था वो नहीं बैठ रहा है, एंड एक्चुअल में काफी बढ़िया बैठ रहा है, इसीलिए ये चूज किया। ये आपके लिए राय। और इस बीच विश्वेश जी को जरा स्क्रीन पे लाइए, विश्वेश जी को जरा लाना जरूरी है। विश्वेश जी ये जरा आप अगर पूरा ढंग से मुंह खोले, सुबह तो आपने डिस्कशन सुना ही होगा हमारा जो हुआ था पुचके को लेकर और बर्गर को लेकर कि किसका कितना बड़ा, अगर आप पूरा ढंग से मुंह खोले तो आपके मुंह में घी शक्कर आने की तैयारी में, क्योंकि जैसा आपने बोला देखो लाल से हरे निशान में आ गया, निफ्टी ग्रीन में है, सेंसेक्स हाफ सेंचुरी मार चुका 50 और बैंक निफ्टी भी मुश्किल से ये 41 पॉइंट बचा है। तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कॉल विश्वेश जी की तरफ से 34,600 का जो आया 300 रुपए में लेने का, इसका अपडेट भी दीजिए और बधाई भी स्वीकार कीजिए। जी विश्वेश जी। Thank you so much, sir. देखिए, long part of my career I was working in a broking firm as an analyst, और हमारी बेट होती थी अनिल जी यूरोप खुलने से पहले कि अगर मार्केट बहुत लार्जली अप और डाउन है, और हम बेट लेते थे कि ये पूरा घूम जाएगा, कुछ सेट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो आज एग्जैक्ट वो है अनिल जी, ट्रैप है वेव 4 का इंडेक्स में। मुझे लग रहा है कि अनिल जी 16,000 के ऊपर निफ्टी जाना चाहिए, 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहिए। दम के दबा के मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे आज निफ्टी में कॉल्स खरीदे हैं और रिकमेंड किए हैं। और अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो निफ्टी एक मिनट, अरे एक मिनट विश्व जी, एक इंटरेस्टिंग बात है, 16,000 के ऊपर निफ्टी बोल रहे हैं आप, राइट? ये सही सुना मैंने? जी बिल्कुल सर। क्या बात है, वाह वाह। तो श्रीकांत जी के बाद दूसरे आप आदमी जो बोल रहे हैं कि 16,000 के ऊपर निफ्टी जाने को तैयार। हाँ, अब आप बाकी की बात अब पूरे, ये काम की बात क्या अंडरलाइन करनी पड़ती है, इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ता है, बोल्ड भी करना पड़ता है, कभी कभी कैपिटल लेटर में भी सुनना पड़ता है। ये सब लिखने वाली चीजें इसको बोल के भी करनी जरूरी है ताकि याद हो जाए। तो विश्वेश जी 16,000 की बात करें, अब बताइए आगे। हाँ तो अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है बैंकिंग नहीं चला है, बहुत लार्जली अंडर परफॉर्मेंस है बैंकिंग का। तो यहाँ से आईटी और बैंकिंग विल आउट परफॉर्म। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, और हमें हमारे जो आशु जी कहते हैं वो काफी अच्छा कहते हैं, और मुझे अब समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब मैं कमेंट करता हूँ या आप कमेंट करते हो अनिल जी, तो लार्ज पार्ट ऑफ पीपल जो हमको देखते हैं वो बस यही रेट से बाय कर लेना चाहते हैं। तो वैसा नहीं होता है। व्हाट वी आर रिकमेंडिंग इज अ लार्जर व्यू। मुझे लग रहा है कि लार्जर व्यू में निफ्टी में 300 पॉइंट अपसाइड है, बैंक निफ्टी में यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट का अपसाइड है। लेकिन जब पुल बैक आता है आपको अपने लेवल से बाय करना है, ब्लैंकेट कहीं पे भी बाय नहीं कर सकते, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बाय करना है। तो अनिल जी मुझे लग रहा है बैंकिंग विल आउट परफॉर्म, आईटी विल आउट परफॉर्म, टीसीएस का जो क्लोज है दैट इज इंडिकेटिंग अनदर 10% अपसाइड। तो अनिल जी ये आज का फॉल वाज अ वेरी वेरी सुपर अपॉर्चुनिटी टू बाय समथिंग व्हाटएवर यू लाइक इट, कैश के स्टॉक्स में भी। तो अनिल जी हमने जो ट्रेड दिया है वो तो इंट्राडे ट्रेड या फिर 1-2 दिन का ट्रेड रखो, लेकिन लार्जली जो व्यू है वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एनी पुल बैक विल गॉट बॉट इनटू। इतना दूर आने के बाद बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता 36 से पहले रुकना चाहिए। तो अनिल जी ये मेरा लार्जर व्यू है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि लोग हमारे व्यू के ऊपर बहुत इमोशनल होकर ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको अपने लेवल से खरीदारी करनी है, उतनी खरीदारी करनी है जितनी आप अफोर्ड कर सको। दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। इमोशन तो रहेगा ही ना, अब आपके साथ इतना प्यार है तो इमोशन कैसे जाएगा? तो मतलब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? अगर बिना इमोशन के तो काम कैसे होगा? विश्वेश जी बताओ।
देखिए अनिल जी, मार्केट में एक ही चीज आपको समझनी है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि रिस्क का मतलब ये होता है हाँ जो पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने का। तो अनिल जी देखिए, बंसल जी शायद स्टारबक्स में जाए 1000 रुपए की कॉफी पिए, और मैं शायद चाय की टपरी पे जाऊं और 10 रुपए की चाय पीऊं, तो मेरा रिस्क एपेटाइट बंसल जी से काफी अलग है। तो मैं ये कहूंगा कि रिस्क एपेटाइट वो होता है जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। तो आप इमोशनल नहीं होंगे अगर आपने छोटी पोजीशन रखी है। आप स्टैगर्ड लेवल में बाय करो, 2 लेवल 3 लेवल में बाय करो। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 30-30 करके 3 फेजेस में बाय करो, और उसमें भी आप ऐसा रखो कि सपोज एक दिन में एक ही फेज बाय करोगे। तो देयर इज लॉट ऑफ टेक्निक्स। तो इससे क्या हो जाता है अनिल जी, देखिए ट्रेडर का अगर पोजीशन कंट्रोल में है तो मुझे लगता है मार्केट तो अपनी जगह ऊपर नीचे होता ही जी रहेगा, लेकिन अगर ट्रेडर पोजीशन चेक में रखता है तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। आप एग्जाम्पल तो आपने सही दिया, लेकिन आदमी का चुनाव गलत था। आपने कहा 1000 रुपए की कॉफी बंद से 100 रुपए की, आप वो 1000 रुपए की कॉफी के लिए आपको चुनना चाहिए था जय ठक्कर को, अपने परम मित्र। जो कौन सी वो कॉफी हो जो गंदे से तरीके से बनती, कोपाल लुवाक, ऐसा कॉपी लुवाक, जरा उसका नाम बताइए दीप, क्या नाम था? ऐसा ही कुछ नाम था ना वो। बिल्कुल सर, इंडोनेशिया से आती है कोपी लुवाक। दीप आप भी ढूंढ के कर रहे हैं? हाँ कॉपी लुवाक, हाँ मुझे याद तो था। मैंने कहा बहुत महंगी वाली याद तो करके रखें, कभी मौका लगेगा तो। जी जी दीप। नहीं अनिल जी वही कह रहा था कि कोपी लुवाक और साउथ ईस्ट एशिया में काफी मिलती है, बट वैसे अगर देखें तो विश्वेश जी अगर कह रहे हैं कि वो 10 रुपए की चाय में ही खुश रहेंगे तो लगता नहीं है सर। जो विश्वेश जी की फोटोज आती हैं सोशल मीडिया में देखकर जो ऑनर वो बोल रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है सर। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और, लेकिन हम तो भाई वो टपरी वाली कटिंग चाय, मसाला टी बरसात के टाइम पे साइड में खड़े होके, उसका आनंद अलग है। बहुत अदरक वाली एकदम चाय, वो मजा तो उसी में है। वो किसी कोई कॉफी में किधर कुछ भी नहीं है। जो वो कूटे हुए अदरक वाली चाय है ना, और जितना ज्यादा अदरक को कूटो उतना टेस्ट आता है, वैसा वाला हाल है। जैसे बचपन में मास्टर जी कूटते थे ना, तब जाके पढ़ लिख के समझदार हुए, वैसे ही हाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3:20 हो चुका है, जल्दी से दीप स्ट्रेटजी ले ली जाए। बिल्कुल सर, तैयार है बिगुल आपके लिए मार्केट स्ट्रैटेजी का। सर शानदार रिकवरी आई है इंडेक्स लेवल में। जो आप लेवल्स की बात कर रहे थे 15,700 के ऊपर निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर हुए हैं बट बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 30 पॉइंट्स ऊपर आपको दिखेंगे सर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ठीक ठाक हैं। यूएस की बॉन्ड यील्ड वापस 1.48% पर ही है। जो फेड की पॉलिसी पर उछाल हुआ था वो इसी लेवल से हुआ था और वापस इसी लेवल पर आ गई है। और यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार दिख रहा है। तो थोड़ी सुस्ती है ग्लोबल मार्केट्स में बट रिकवरी यहां पर भी हुई है। बताएं सर हमें क्या करके जाना चाहिए? दीप मेरे ख्याल से बाजार का करेक्शन पूरा हो चुका है। 15,900 से हमने करेक्शन दिया, और आपको याद है पहले 15,431 का हाई था, ठीक है, वहां से हमने फिर वापस से नया हाई बनाया, करेक्ट, 15,431, और आज का लो देखो तो उसके आसपास आकर पहुंच रहा है 15,450, यानी कि पिछले हाई से लगभग 20 पॉइंट ऊपर से मार्केट घुमा, कमोबेश वहीं से घुमा। 15,900 का हाई बनाकर 15,901 का लाइफ हाई है, 450 पॉइंट की आपकी करेक्शन हो गई, पुराने लाइफ हाई के आसपास आकर आप बिल्कुल वापस सेटल भी हो गए। मेरे ख्याल से करेक्शन पूरा हो चुका है। मैं वो हैट्रिक लगाने को तैयार हूं जिसमें श्रीकांत जी, विश्वेश जी, जो दोनों कह रहे हैं 16,000 की तरफ जाने की तैयारी में है। इनफैक्ट मुझे लगता है 16,000 नहीं, शायद 16,000 से थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। 16,000 पहला टारगेट हो सकता है। मेरी एक ही कंडीशन है जो मैं चाहता हूं, और वो हो जानी चाहिए 15,800 के ऊपर की एक क्लोजिंग। 15,775 भी चलेगा, 15,800 होगा तो ज्यादा बढ़िया है, 15,775 भी चलेगा, लेकिन 15,800 के ऊपर अगर एक बार फिर से बाजार बंद हो जाते हैं तो ये बाजार फिर से 16,000, 16,200 की तरफ जाने की तैयारी में। एक दूसरी चीज दीप एक और कहना चाहता हूं, ये पिछले 4-5 दिनों में सबसे ज्यादा जो मार पड़ी वो मेटल शेयरों में पड़ी है। मेटल शेयरों में मुझे स्पेशली स्टील शेयरों में मुझे लगता है कि हो गया भाई बहुत। अभी यहां से स्टील शेयर मुझे खराब नहीं लगते हैं। स्टील शेयरों में एक रिकवरी आ सकती है, तेजी हो सकती है। कम से कम अब ये गिरना बंद करेंगे तो आपका टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर अब बेचने का वक्त नहीं है, कम से कम ये पक्का है। तो ये दो चीजों पे ध्यान रखिए। मुझे लगता है एक बार 15,800 के ऊपर 16,000, 16,200 की रेंज में बढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेटल शेयरों पे व्यू अब थोड़ा बदल लीजिए,
आज जो बॉटम बना है वो बन गया है। आप देखिए ना इस बॉटम में पैनिक में क्या क्या भेल मिल रहा था 59-60 रुपए में, आज नीचे में 59-60 की रेंज में जाकर भेल आया, जो 78 रुपए 76 रुपए में लोग लेने को तैयार बैठे हैं, वो आपको 60 रुपए में बिक गया। तो इस पैनिक में इसी तरह से आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स जहां पर स्टोरी है वो पकड़ने होता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन दिखा। तो मुझे लगता है बने रहें तेजी की पोजीशन में। देखो दोनों क्लोजिंग अच्छी हुई। कहाँ हम तो बात ही 15,575 की कर रहे थे कि उसके नीचे नहीं चाहिए, ये तो 15,700 के ऊपर इतनी तगड़ी क्लोजिंग दे रहा है, तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिल रही है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, जो रिस्क हमेशा रहती है उसीलिए मैं बार बार कहता हूं आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद लें, ताकि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह से देनी है थोड़ी सी। 15,500 का पुट खरीद के जाइए, 34,000 का पुट खरीद के जाइए अगर आपकी तेजी की पोजीशन। तो अचानक से कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाए बिना किसी रीजन के, तो वो उसकी सावधानी रहे। और भरपूर तेजी वापस पहले जैसी वाली आपको करनी है 15,800 के ऊपर बंद होने के बाद, ये ध्यान में रखिए। जी दी क्लियर है सर। तो ये एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है अनिल जी की तरफ से कि अब जो करेक्शन होना था वो हो गया, वापस 15,800 के ऊपर आना चाहिए इंडेक्स, और फिर 16,000 के ऊपर के भी इंडेक्स अटेम्प्ट कर सकता है। बट स्मार्ट रिकवरी हुई है आज बाजारों में, ओपनिंग अच्छी हुई, फिर करेक्शन आया, और उसके बाद देखिए आप बढ़िया रिकवरी के साथ अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं क्लोजिंग से पहले, जो आपको इस समय एक्शन में आ रहे हैं और रिकवरी में बड़ा रोल इन्होंने प्ले करा है। अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। HUL ऑफ कोर्स एक बार इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि HUL 3% ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे HUL पर 2500 के लेवल पर HUL आते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली जो निफ्टी में एक्शन आया है उसका एक बड़ा योगदान HUL की तरफ से भी आपको आते हुए दिखा है। टाइटन, एशियन पेंट्स, यहाँ पर अच्छी रिकवरी हुई है। ICICI बैंक, अभी थोड़ी देर खबर आई थी इनकी रेटिंग को लेकर, S&P ने शायद यहाँ पर रेटिंग आउटलुक बदला है, जिसकी वजह से आपने एक्शन देखा है, स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से। एक किरण जी ICICI बैंक पर अपनी राय दे दें। हालांकि जस्ट फ्लैट ही क्लोज हो रहा है, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज हो रहा है। बिल्कुल दीप, और एक इम्पोर्टेंट बेस है 620, 625, 630, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है जहाँ पे पहले इसने ब्रेकआउट दिया था। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। ब्रेकआउट आएगा 645 के ऊपर, तो ये नो ट्रेड जोन है, पर नीचे में एक्यूमुलेशन वाला जोन रहेगा। 645, 650 अगर क्रॉस करता है तो फिर 665, 70 के टारगेट्स आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते आपको अच्छी मूव आ सकती है। ICICI में अच्छी रिकवरी है। HUL की जो मैं बात कर रहा था, बाजार की रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान, सुमित जी 2 दिन पहले आपने खरीदारी की राय दी थी, 2500 के टारगेट्स दिए थे, वो टारगेट्स आज आ गए हैं। क्या करना चाहिए HUL पर? बिल्कुल दीपांशु, मार्केट के एकदम विपरीत चला है HUL। 2500 के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं, और अभी तो और रैली बाकी है। HUL बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। 100 से 150 रुपए की रैली आने वाले दिनों में HUL में और देखने को मिलेगी। चलिए, तो HUL पर भी मोमेंटम है। विश्वेश जी एक कॉल देना चाह रहे हैं। विश्वेश जी, बिगुल नहीं बजाऊंगा, आप कॉल दे दीजिए। आफ्टर रिजल्ट एवरीबडी वाज गागा, और 440 से 400 तक का आज खुल रहा था। मुझे लग रहा है आज का लो है वो काफी अच्छा बॉटम बन सकता है। तो 414 पे चल रहा है स्टेट बैंक। मुझे लगता है थोड़ा सा वाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के लो के आसपास, 400 के आसपास। 430 और 450 मुझे लगता है स्टेट बैंक यहाँ से जाने के लिए तैयार है। तो स्टेट बैंक फुल कन्विक्शन के साथ लॉन्ग करने की सलाह। ओके, तो ICICI बैंक पर कन्विक्शन आ रहा है किरण जी का। HDFC बैंक पर अभी आपको सुमित जी ने राय दी थी, और अब SBI पर रखिए नजर। विश्वेश जी को ये काउंटर भी पसंद आ रहा है, और बैंक निफ्टी पर भी विश्वेश जी कॉल दे ही चुके हैं। तो बैंक्स रिकवरी मोड में आ गए हैं, लीड कर सकते हैं। अनिल जी भी आपको ये कह रहे थे। साथ ही नजर रखिए मेटल स्टॉक्स, PSUs भी वापस एक्शन में आ रहे हैं। करेक्शन के बाद बाजार अच्छी रिकवरी के साथ आज क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आया है रिबाउंड। अदानी पोर्ट्स पर 7% की तेजी, HUL 3% ऊपर, बजाज ऑटो 3% की तेजी के साथ। भारतीय एयरटेल लंबे समय बाद यहां से पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा है, 2.5% ऊपर। ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, इंडसइंड, आइशर, HDFC लाइफ और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आधे % की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है। ONGC यहां पर आपने गिरावट देखी है, 3.5% नीचे था, आज सेंसेक्स के बाहर हो रहा है, तो थोड़े रीबैलेंसिंग वहां से भी है, तो आउटफ्लोज उससे भी जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं। कोल इंडिया पर दबाव 3.5%, सारे मेटल्स नीचे थे, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद क्लोज हो रहे हैं। हालांकि फिर भी आप वीकनेस के साथ ही देख रहे हैं। JSW स्टील पर एक्शन, NTPC, डिवीज, UPL, M&M, नेस्ले, पावर ग्रिड, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको आज कमजोरी आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो वोडाफोन आइडिया 10.5% के उछाल के साथ
क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस पर 3.5% की तेजी आपने देखी है। इसके साथ ही एक्शन हायर यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1.5% ऊपर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कॉनकॉर्ड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, सिप्ला, मैरिको, नाइफ हाइपर के करीब आते हुए दिख रहा है। डाबर यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रही है। इन्फो एज नतीजों से पहले पॉजिटिव, और बर्जर पेंट्स यहाँ पर सुबह बाय कॉल्स आए थे, ये भी अच्छा रहा। महानगर गैस 4.5% नीचे, एचपीसीएल में कमजोरी, 4% की गिरावट। अशोक लेलैंड ब्रोकरेज डाउनग्रेड के बाद 4% नीचे ये काउंटर। गेल था, यहाँ पर भी कमजोरी, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिख रहे हैं सर। जो आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कहे थे क्लोजिंग के हिसाब से, उसे तो आसानी से डिफेंड कर लिया, और 15,700 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है, 34,700 पर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आती हुई सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। मतलब किसी भी लिहाज से देखेंगे दीप, मजेदार और शानदार, बेहतरीन। मतलब सुबह दिन में किसको अंदाजा था कि इतनी बेहतरीन रिकवरी होकर आप बाजार बंद होते हुए देखेंगे। तो क्लोजिंग में सबसे बढ़िया बात है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार ने बहुत सही लेवल पर करेक्शन पूरा किया। बस यही है कि करेक्शन थोड़ा फास्ट शार्प एकदम हुआ, और एक ही दिन में ये तेजी के मार्केट में आने वाले शार्प करेक्शन है जो वापस से आपको बाजार खाली करके ऊपर की तरफ बढ़ाते। तो बहुत ही बेहतरीन वीकली क्लोजिंग मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक की ये चौथी बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए। नहीं, चौथी तो नहीं होगी, 15,700 के आसपास बंद हुआ है। एवरेज क्लोजिंग शायद आपकी थोड़ी सी नीचे आए तो चलिए, बट इन एनी केस 15,700 के आसपास इसके ऊपर की क्लोजिंग बेहतरीन मानी जाएगी। और बैंक निफ्टी भी इसी हरे निशान में बंद हो पा रहे हैं, यही अपने आप में कम अचीवमेंट है क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी। तो बढ़िया एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है आपके लिए इस वक्त का पूरा रुझान बाजार। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज बाजार बंद होने के बाद के एक्शन को बता दूं। मैं एक्चुअली बाजार बंद होने के बाद का एक्शन नहीं, इस वीकेंड का एक्शन बता दूं। हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने आज सुबह 11 बजे वाला शो देखा होगा रामदेव सर का। नहीं देखा है तो फिर वीकेंड पे देखिए। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ये भी है कि हम वापस से देखना चाहते हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू में बड़ा सीखने को भी मिला है, मज़ा भी आया, उनकी बड़ी इनसाइट भी मिली। तो रामदेव सर का ये वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला, ये विशेष इंटरव्यू आप देख सकते हैं शनिवार सुबह 10 बजे और शनिवार को शाम को 7 बजे। ये दो वक्त 10 बजे और 7 बजे ये है शनिवार को। रविवार को 11 बजे और 9 बजे, एक घंटा आगे कर लेना। शनिवार को 10 बजे, रविवार को 11 बजे, शनिवार को शाम को 7 बजे और रविवार को 7 नहीं 9 बजे, रविवार को 2 घंटे आगे करने पड़ेंगे। रविवार को रात को 9 बजे। टाइम थोड़ा भाई परफेक्ट लिख लेना, 11 बजे और 9 बजे रात को। ये है आपके लिए शो का वक्त, जो मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको मिस क्या नहीं करना है, 4:30 बजे का आज का शो। ये वीकली शो होता है हमारा कमोडिटीज़ का। इस वीक की तो सबसे बड़ी खबर तो वही है, हॉल मार्किंग जो है ज्वेलरी के लिए वो कंपलसरी हो गई। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, रियलिटी चेक लेंगे हम इसका। 256 जिलों में कंपलसरी ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग मिलेगी आपको, देखना पक्के से, शाम 5 बजे में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल ये ध्यान रखना आप लोग सब जो डिजिटल में करते हैं, सब बंसल जी, कुणाल जी वगैरह सारे लोग हमारे जो है, सुमित जी, आजकल एक जोकर है, जोकर है ना, वो जोकर एंड्रॉयड फ़ोन जो यूज़ करते हैं उन लोगों पर एक हमला कर रहा है। और थैंक गॉड अपने पास तो आईफोन है। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं हम सेफ है, लेकिन आप फिर भी मतलब एंड्रॉयड वालों के तो ज़्यादा मुश्किल होती दिख रही है, और उनके खाते में पड़ी हुई रकम एकदम साफ बिल्कुल, और इस तरह की किसी को भनक ही ना लगे। तो गूगल भी बार बार इस तरह के जो ये मालवेयर घुस जाते हैं ना, वो उसको साफ कर रहा है, हटा रहा है, लेकिन ये है ना वापस से कुछ ना कुछ किसी ऐप से घुस जाता है फ़ोन के अंदर। तो ये जोकर वाला जो ये मालवेयर है, ये कितना बड़ा खतरा है, आपको कैसे इससे बचना है, इसी पर आज हम हमारे खास मेहमानों से करेंगे बातचीत। साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली साहब हमारे साथ होंगे, और एथिकल हैकर सचिन ढेडिया साहब हमारे साथ होंगे। तो इस मालवेयर से अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के तरीकों को जानिए। आपके फ़ोन में जासूस जोकर, ये है आज का शो। ये जोकर जासूस है जो घुस जाता है आपके फ़ोन में, साफ कर देता है आपका पैसा। रात को नहीं, रात नहीं, शाम 6:30 बजे विशेष शो मनी गुरु में, और इस शो का नाम भी बड़ा विशेष है, विश्वेश जी वाला विशेष नहीं, अलग तरह का विशेष। पापा के निवेश के नुस्खे। निवेश का पहला सबक तो हमें घर से ही मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, और हर महीने की शुरुआत में आपको कुछ न कुछ वो पॉकेट मनी मिलती है, आप घर का बजट बनते हुए भी देखते हैं। तो हर एक फादर ये चाहता है कि उनके बच्चों को बचत और इन्वेस्टमेंट की सीख मिले, और छोटी उम्र से ही मिले, लेकिन समय के साथ ज़रूरतें बदल रही। तो ऐसे में बदलते हुए समय के साथ नए पापा और रिटायरमेंट के करीब वाले पापा की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। तो आज ये दोनों डिफरेंट तरह की प्लानिंग पर हम करेंगे बातचीत। शाम 6 बजे 6:26 पर, यानी कि 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे दो जाने माने एक्सपर्ट,
प्रकाश रंजन सिन्हा साहब और विवेक बजाज साहब फाउंडर स्टॉक एज के, जो बताएंगे आपको इसके बारे में। और रात को 8 बजे हमारी एक बड़ी कवर स्टोरी आपको ज़रूर देखना चाहिए, इंडिया 360 डिग्री में। बहुत ज़बरदस्त है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन भारत में कोरोना का एक और डेडली वेरिएंट आ चुका है, डेल्टा प्लस। यहाँ इसकी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पहला केस मिला है इसका। अब ये बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है, लक्षण क्या है, इसका 360 डिग्री एनालिसिस डेल्टा प्लस से सावधान रात 8 बजे। इसी में एक और कवर स्टोरी है, अब पानी में भी कोरोना। नए नए रूप आ रहे हैं कोरोना के, नए नए खतरे हैं। साबरमती नदी के पानी में कोरोना का वायरस मिला है, तो कि अगर कोरोना पानी में फैलता तो कितना बड़ा खतरा है। ये डराने और आपको इसके लिए नहीं है, चेताने के लिए, समझाने के लिए। क्या नदी के पानी के जरिए ये हम तक पहुंच सकता है या फालतू में डर रहे हैं? तो इससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अब पानी में भी कोरोना, इसके अलावा बाकी देश दुनिया की सारी खबरें तो आपको मिलेगी इंडिया 360 डिग्री में। ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो वीकेंड का ढेर सारा एक्शन है और हर बार वीकेंड पे काफ़ी हमारे दर्शकों को शिकायत होती है कि कुछ शो नहीं होता है, कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो देख लीजिए वीकेंड पर इस बार रामदेव अग्रवाल साहब का शो आप 4 बार आराम से देख पाएंगे, रिपीट कर पाएंगे। और वो शो ऐसा है भी जिसे आप बार बार रिपीट करके भी देखें तो आपको आएगा बेहद आनंद। आइए विदा लेने का वक्त है आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, अविनाश जी और साथ ही विश्वेश जी और किरण जी, आप सबका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।